शारा फैसल, क्योंकि बाइक की स्पीड 70 की हो तो वो 60-70 इनफ होती है 70 की स्पीड की। फर्स्ट लेन से डायरेक्ट हिट करा ना, साइड दिया और मैं उछल के पोल पे जब गिरा ना, इवन के एटलीस्ट एक्सीडेंट के 1 to 2 मंथ्स तक वो पोल का जो निशान था ना, वो मेरी फीमर मिड शाफ्ट पे वाजे था। वो 2 टांगे मेरी आगे से वाटरमेलन की शेप में आ गई थी, क्योंकि हड्डी यूं निकल के बस बाहर आना बाकी थी। दोनों मिड शाफ्ट से निकल के यूं थी हड्डियां, फीमर्स बोन। दिसंबर में मेरा एक और ऑपरेशन हुआ, फिर सितंबर में मैं घर आया, अक्टूबर में एक ऑपरेशन हुआ, नेल चेंज हुआ मेरा, फिर दिसंबर में दोबारा नेल चेंज हुआ वही, फिर जनवरी में मेरा केज लगा, एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा। उस टाइम तक मेरे 30 मेजर ऑपरेशन हो चुके थे, 30 स्पाइनल्स लग चुके थे मुझे। अब साल हो गए आपके एक्सीडेंट को, इस टाइम तक मतलब आप अपनी डे टू डे चीजें कैसे कर रहे थे? कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं बेड पे था। समझ ले मेरी मामा ने नया बच्चा जो होता है ना, जिसको पूरा रेस करना होता है 2 इयर्स तक, उस तरीके से मुझे रेस किया है। और डॉक्टर्स ने कहा 6-8 मंथ्स लगेंगे, बट ये आखिरी ऑपरेशन है। इसके बाद अगर इन्फेक्शन होता है, मेडिसिन खत्म हो गई है पाकिस्तान में, बस ये लास्ट ऑपरेशन है, इसके बाद अब मत करवाना। कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले तुम ऑपरेशन मत करवाना। अल्लाह ताला ने ये आजमाइश दी है तो अल्लाह ताला निकाल देंगे मुझे, क्योंकि मैं अगर अपनी जर्नी को देखूं इस तरीके से, तो सारे सेटअप्स अल्लाह ताला ने पहले से करके रखे थे और उसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे पहले से ही स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि ये टाइम निकाल दूंगा मैं। Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing very well. In today's video, we're going to be sharing Umar Bhai's story. As you all remember, I put out an Instagram post about 3-4 months ago, जिसमें we were trying to help Umar Bhai out with his prosthetic leg. Now today, I'm very happy to share that everything has been a success, and he's here to share his story with us. And inshallah, you guys will find this to be very inspirational. So, Umar Bhai, कैसे हैं आप? How are you? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह गुल भाई, आप बताएं। बस बिल्कुल ठीक। आप हमें बताएं कि आप कैसे हैं। आज की पॉडकास्ट सिर्फ आपके बारे में है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो उमर भाई, हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं, जिसमें आप हमें थोड़ा बताएं कि आपका बैकग्राउंड, जैसे ऑब्वियसली हम ट्राईफिट पे पहले मिले थे ना, तो आप ट्राईफिट में कैसे आए, वहाँ से शुरू करते हैं। हाँ गुल भाई, स्टार्ट मेरा हुआ मेरी ग्रेजुएशन 22 में एंड हुई इकरा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये था कि पार्ट टाइम मैं जिम्स में ट्रेन कर रहा था और मेरा ये था कि अभी एंड हुई है ग्रेजुएशन, तो एज अ सेल्स ट्राईफिट में काम किया जाए। सेल्स में उनको ट्राई किया जब स्टार्टिंग हुई थी ट्राईफिट की 22 में अगस्त में, और वहाँ पे सेल्स मेंबरशिप कंसल्टेंट था मैं वहाँ पे, जब आपसे मुलाकात हुई वहाँ पे। yes. और फिर उनकी ट्रेनिंग हुई, फिर मज़ा नहीं आने लगा, क्योंकि पार्ट टाइम में जिम ट्रेनर था और जिम में होके ही मैं सेल्स का काम कर रहा हूँ, जिम साइट पे नहीं हूँ। तो फिर एक अपॉर्चुनिटी आई ट्राईफिट में, स्पॉटा एकेडमी थी, वहाँ से मैंने फ़िटनेस की सर्टिफिकेशन करी, लेवल 3 सर्टिफाइड ट्रेनर हुआ। और फिर मैंने फ़िटनेस में अप्लाई किया तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फ़िटनेस ट्रेनर हो गया था। तो पहले फ्लोर इंस्ट्रक्टर था मैं, फिर वहाँ पे फ़िटनेस कोच हुआ और फिर उसके बाद एक्सीडेंट हो गया था। तो आपने ट्राईफिट ज्वाइन किया अगस्त 2022 में। अगस्त 22। हमारी मुलाकात हुई दिसंबर 2022। यस। मुझे अभी तक याद है, उस टाइम पे वर्ल्ड कप चल रहा था। और उसके बाद आपका ये एक्सीडेंट कब हुआ था? 23 जून में। 23 जून। अब थोड़ा जितना भी आप बता सकते हैं, आप उस एक्सीडेंट के बारे में बता सकते हैं कि हुआ क्या था? ये था कि मैं ऑफिस ही आ रहा था। हमारे यहाँ थोड़े से ये है कि हमारी अर्ली शिफ्ट थी उस टाइम, मॉर्निंग में 5:30 AM पहुँचना होता था। 5:30 तो, और मेरा घर है नॉर्थ कराची में। 4:30 वहाँ से उठ के 4:45 वहाँ से निकलना होता था, ताकि मैं 5:30 यहाँ पे पहुँच जाऊँ। उस दिन मैं थोड़ा सा लेट तो हो गया था, संडे हम यहाँ से लेट फ्री हुए और फिर घर पहुँचते पहुँचते 10 हो गए थे, क्योंकि ट्रैफिक की संडे की टाइमिंग 10 to 7 की है। 9 हो गए थे और सोते सोते कोई 10-11 हो गए थे। तो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठा नहीं मैं उस दिन। फिर 5 AM में उठा हूँ और मामा ने कहा जाना नहीं है। मैंने कहा छुट्टी कर लो। मामा ने कहा छुट्टी कर लो। मैंने कहा नहीं चलते हैं, क्योंकि पे कट हो जाएगी। और जो है निकले 5:30 AM वहाँ से। तो शारा फैसल पे 6 AM थे, 6:15 और 6 AM के बीच का टाइम था। तो मैं शारा फैसल पे था, बलूच चढ़ना था मैंने ऊपर। पीछे से स्पीड में कार आ रही थी, वो जिगजैग करते ही आ रही थी फर्स्ट ट्रैक से। तो मैं थर्ड ट्रैक पे ही था कि मैंने बलूच चढ़ना है वहाँ से। अब मैं इधर था और वो स्पीड में कार आई, उसने बलूच चढ़े हैं वो लोग भी, फर्स्ट ट्रैक से स्पीड में हिट करके वो आगे निकल गए। साइड मारा उन्होंने और मैं
अपनी बाइक से उछल के पोल पे लगाऊं और पोल से लग के जो साइन बोर्ड्स होते हैं हमारे, साइन बोर्ड्स के नीचे बेस बनी हुई होती है जो साइन बोर्ड्स के होते हैं, उसमें गैप था अच्छा खासा, कोई 2 फीट का जो गड्ढा था वो आई थिंक। तो वहाँ पे मेरे हिप्स एक साइड के गड्ढे के इस साइड थे और फुट्स मेरे हिप्स गड्ढे के दूसरे साइड पे थे। जो लेग्स का मिड पार्ट है ना, फिबिया टिबिया और फीमर, ये मेरी गड्ढे के अंदर पूरी अंदर चली गई और फुट उधर रह गए। तो दोनों फीमर्स मेरी मिड शाफ्ट से ब्रेक हुई और राइट लेग की फिबिया टिबिया वहाँ से डैमेज हुई। वो उस टाइम फील ही नहीं हुई क्योंकि ऊपर से फीमर ऑलरेडी ब्रेक थी और यहाँ पे नट बोल्ट्स होते हैं साइन बोर्ड्स के, तो वो भी हो गए थे, तो वहाँ से काफ़ी खून बह रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, वो पता भी नहीं चली, ब्लैक ट्राउज़र था। जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं गहरा सुराख बन गया। सॉरी भाई, मैं थोड़ा सा आपको स्लो डाउन करूँगा क्योंकि मतलब आपके लिए पता नहीं कितना बड़ा होगा, मुझे सुनने में ही वो हो रहा है कि तो इसमें जब आपको बंदे ने मारा पीछे से, वो रुका था? वो बलोच पुल के काफ़ी थोड़े से ऊपर तक गए। अब आप बलोच पुल पे आई एम गेसिंग के ऊपर चढ़ रहे थे, फिर लेफ्ट साइड से आपको चढ़ना था, राइट? मैंने लेफ्ट थर्ड ट्रैक पे था और शारफ ऐसे से थर्ड ट्रैक पे लेफ्ट साइड पे, वो फर्स्ट ट्रैक पे थे। फास्ट लेन से आके वो फास्ट लेन से आके उन्होंने बलोच पे चढ़ गए। तो जैसे ही वो स्पीड में आए तो मेरी बाइक भी स्पीड में थी 60-70, क्योंकि 6M कोई बिल्कुल खाली होता है। 67 इतना कोई वो नहीं है शारा फैसल, क्योंकि बाइक की स्पीड 70 की हो तो वो 60-70 इनफ होती है 70 की स्पीड की। और तो वो जो है ना, उन्होंने फर्स्ट लेन से डायरेक्ट हिट करा ना, साइड दिया, तो वो मैं हिट होके स्पीड में मेरी बाइक भी थी, तो मेरी बाइक आगे निकल गई और मैं उछल के पोल पे जब गिरा, इवन के एटलीस्ट एक्सीडेंट के 1 to 2 months तक वो पोल का जो निशान था ना, वो मेरी फीमर मिड शाफ्ट पे बिल्कुल ऐसे वाज़े था। वो 2 months तक वो ऐसे ही था। 2 months के बाद वो लाइट होना शुरू हुआ कोई। तो वो रुके थे उसके बाद एक्सीडेंट वो रुके हैं, बैक आए हैं, वो इवन के वो ड्रंक्स से लग रहे थे। और फिर जैसे ही 3-4 जो पंचर वाले थे वो आए, उन्होंने मुझे उठाया है, तो मैं इवन के खुद भी नहीं उठ पा रहा था क्योंकि दोनों फीमर्स टूटी हुई है। वो फिर फौरन निकल गए और दोनों फीमर्स टूटी हुई थी मेरी। सॉरी उमर भाई, मगर इसमें कोई भी शारा फैसल पे कोई कैमरा शैमरा कुछ नहीं लगे हुए थे कि आपको पता चले कि किसने किया, क्या हुआ? इवन के वो शोरूम्स की साइड है जो बलोच चढ़ते हैं ना, उससे पहले शोरूम्स हैं, तो सबके कैमराज हैं, कैमरेज में रिकॉर्ड हुआ था। और जल्दबाजी में हम लोग इतने पैनिक हो गए थे कि मैं वहाँ से जिना गया हूँ, क्योंकि पंचर वालों ने सिर्फ एम्बुलेंस करी है, वो जिना लेके गए, नियरेस्ट जिना है वहाँ पे। तो जिना बाइक पे भी आप अकेले थे? बाइक पे मैं अकेला था। वाह। और कभी उनका कुछ पता नहीं चला कि किसने किया, क्या हुआ? कोशिश तो की होगी? कोशिश लोगों ने बोला, मैंने कहा छोड़ दें, फ़ायदा नहीं है, जब चीज़ हो गई है तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। वाह। तो आपने उस टाइम पे बस उस सेंस में मतलब गिव अप कर दिया कि नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि आए दिन हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और कोई कुछ भी नहीं है। गाड़ी कोई बड़ी गाड़ी थी, करोला शोला क्या? करोला सिटी टाइप गाड़ी थी कोई। अच्छा। इस तरीके से। वेरी सैड। और आप खुद बोल रहे हैं कि मतलब आपको लगा कि वो शायद कुछ ड्रंक वगैरह है। वाह। और फिर उसके बाद उमर भाई आप बताएं कि आप वहाँ से हॉस्पिटल गए, जिना गए आप, तो जिना वालों ने मतलब फर्स्ट रिस्पांस में, जिना बेसिकली 7 AM उनकी शिफ्ट चेंज होती है मॉर्निंग में, तो मैं जिना जब गया तो उन्होंने सबसे पहले सिटी स्कैन, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे वो लगा हुआ था हेलमेट, जब मेरा उतरा है, क्योंकि मैं बेहोश तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, किसी 1 मिनट के लिए भी बेहोश नहीं हुआ। मैं बिल्कुल वो था। तो मैंने सारा सामान अपना एम्बुलेंस में खुद रखा, कॉल्स करी घर पे, इवन मेरी वाइफ जो है नबिया, मैंने उन्हें कॉल करी क्योंकि वो भी रास्ते में ही थी और उनका तो यहाँ से नियरेस्ट पड़ता है वो सीव्यू साइड पे थी, मैकडोनल्ड साइड पे। तो उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया इस तरीके से और मेरी टांगे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। तो आप बिल्कुल मतलब काम हो के लोगों को आराम से कॉल भी कर सकते थे उस कॉल मैंने खुद करी है। और आपकी दोनों टांगे बस वो देख के थोड़ा सा वो था मैं कि यार बिल्कुल भी काम हिल ही नहीं रही, क्योंकि वो एक शेप होती है वाटरमेलन की ना, 2 टांगे मेरी आगे से वाटरमेलन की शेप में आ गई थी, क्योंकि हड्डी यूँ निकल के बस बाहर आना बाकी थी, दोनों मिड शाफ्ट से निकल के यूँ थी हड्डियाँ, फीमर्स बोन। और वहाँ से फिबिया टिबिया इसलिए महसूस नहीं हुई उस टाइम कि अंदर नस डैमेज हुई है, क्योंकि ऊपर से ही जब डैमेज हो गई फीमर तो नीचे का क्या पता चलेगा कि वो भी डैमेज है, तो उस पर ध्यान नहीं गया। फीलिंग आपको कुछ नहीं थी उस टाइम पे उमर भाई, या फिर बिल्कुल मतलब
आप शॉक वाले जोन में आ गए थे शॉक वाले जोन में कि था। आपको कुछ फील नहीं हो रहा था, हाँ, शॉक वाले, दर्द नहीं हो रहा था आपको। शॉक वाले जोन में था, क्योंकि कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि इतना बड़ा कोई हादसा हो या कोई इवन की हड्डी टूटी हो या हॉस्पिटलाइज हुआ हो। मैं कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा। और जिन्ना वालों ने फिर आपका सीटी स्कैन किया तो उन्होंने उसमें उन्हें लगा कि यहाँ से पूरे 7 to 8 स्टिचेस यहाँ पे आए थे आईब्रो पे, तो उन्हें लगा कि शायद ये करना चाहिए। वो मैंने कहा था मैं कहीं भी बेहोश नहीं हुआ, सर पे लगी नहीं है, हेलमेट था। हेलमेट जब यहाँ से उतरा है 3 to 4 सेकंड के लिए, वो जब उतर के इधर रोड पे गिरा है तो वो सिर्फ ब्लिंक आया है, मेरी आंखों में अंधेरा आया है, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ। वाह। तो मैंने कहा कि छोड़ दें, पर उन्होंने सिटी स्कैन के लिए भेजा। और जब एक्सरे वगैरह के लिए वो मुझे लेके गए स्ट्रेचर पे, उन्होंने लिटाया तो एक्सरे के, तो जब मेरी ब्लीडिंग निकल रही थी ना, उससे आइडिया हुआ कि ट्राउज़र पूरा खून से भरा हुआ है और यहाँ पे कुछ इफेक्ट हुआ है। तो जब उन्होंने ऊपर करा तो वो बहुत गहरा अंदर तक क्या कहते हैं ना सुराख था, जिसने हड्डी को याली डैमेज किया था। इवन के पूरे मसल्स वगैरह फाड़ दिए थे इधर से, तो फीमर के नीचे। और फिर जो है मैंने घर वालों को बताया, तो फिर उन्होंने यहाँ के स्टिचेस हल्के हल्के लगाए। अब उन्होंने वो करने के बाद छोड़ दिया बिल्कुल। जिना वालों ने शिफ्ट्स में लग गए चेंज करने में। 8 AM तक जो है ना, 8:38 AM तक मैं बाहर वहाँ पे मेन गेट पे था। सिर्फ आपको बस स्टिचेस लगा के उन्होंने बोला अच्छा ठीक है अभी के लिए वेट हाँ, करो। वो कह रहे सिटी स्कैन करवाओ, फिर उन्होंने MRI का बोल रहे, और फिर वो शिफ्ट उन्होंने कहा यहाँ जाओ, वो बंदे आ रहे हैं, उनकी वो शिफ्ट लोग आ खुद रही है। नहीं कर रहे थे कोई भी चीज़, मतलब शिफ्ट के लिए था, उन्होंने कहा दूसरी शिफ्ट आनी है, दूसरी शिफ्ट आनी है, दूसरी शिफ्ट आनी है, इस तरीके से उन्होंने टाइम डिले कर दिया। अब फिर हमारे ध्यान में यही था कि हड्डी टूटी है, नस नहीं टूटी है, नस नहीं कटी है, क्योंकि वो फील ही नहीं हो रही थी कि नस वस डैमेज है या कुछ है, क्योंकि दोनों फीमर जब ऊपर से डैमेज है तो पता ही नहीं हो रहा था। फिर ये था कि हमने कहा AO चलना चाहिए। AO में हमारे पास पहले केसेस हुए थे कजन्स वगैरह के, उनकी ब्रेक्स हुई थी तो अच्छे से हो गई थी। सॉरी उमर भाई, कहाँ पे अब? AO नाज़िमाबाद पे है, AO क्लिनिक। सही। तो हमने कहा कि कहते हैं वहाँ अच्छे ही डॉक्टर्स होते हैं और हड्डियों का बेस्ट हॉस्पिटल है वो। तो हम वहाँ पे चले गए। अब जब वहाँ पे गए मंडे के दिन, वहाँ पे ना वेस्कुलर की टीम है ना उनके सर्जन्स हैं। मैं ER रूम में कोई 2 से 2.5 घंटे वहाँ पे मैं था, और वो सिर्फ इंजेक्शंस दे रहे थे और रीडिंग्स चेक कर रहे थे कि लगा के कि पाँव में रीडिंग्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, क्योंकि मैंने कहा था बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है अब मुझे टांग। तो उन्होंने कहा दर्द हो रहा है, मैंने कहा दर्द तो सिर्फ मुझे यहाँ तक हो रहा है, ये टांग मुझे फील ही नहीं हो रही है, मैं हिला ही नहीं पा रहा हूँ राइट वाली टांग, राइट वाली लेग। अब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि नस डैमेज है। फिर कोई 2 PM तक वो मुझे MRI रूम में लेके गए, और डॉक्टर्स से उन्होंने टीम ने बात करी है, ER की टीम ने उनसे, और फिर जाके उन्होंने 2 PM तक में 2 to 4 PM MRI रूम में से वैसे ही पड़ा हुआ था, और कोई ट्रीटमेंट नहीं था, MRI के डॉक्टर्स नहीं थे वहाँ पे। फिर उन्होंने अरेंज करे, जैसे जैसे 4 PM के बाद उनका डॉक्टर आया, उन्होंने MRI किया, MRI का रिज़ल्ट आया, तो उन्होंने कहा कि ये वेंस का मामला है। नीचे से वेस्कुलर टीम को अरेंज करा उन्होंने। फिर इवनिंग में कोई 6 to 7 PM जाके उन्होंने ऑपरेट के लिए संडे का दिन है, मंडे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मंडे को हुआ था? मंडे को हुआ था, ठीक है। तो मंडे जो है क्या कहते हैं, फिर 6 to 7 PM जाके, जो 6 बजे मेरा 6:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था, और उसका ऑपरेशन हुआ 7 PM इवनिंग। तो ये बहुत डिले जो आया, तो इसने कहीं ना कहीं इफेक्ट करा। और फिर जो है मुझे उसके बाद का याद नहीं है। अच्छा, AO में क्या हुआ है मेरे साथ, सेकंड डे वो नाइट निकली है मेरी। सॉरी उमर भाई, ये वाली जो सर्जरी थी ये किस चीज़ की थी एग्जैक्टली? ये सर्जरी ये थी कि कहीं ना कहीं से वेन डैमेज थी, क्योंकि ब्लड सप्लाई वेन को कहीं ना कहीं से मिल रहा था। क्योंकि MRI अभी भी मेरे पास है, तो वो अगर हम देखें तो उसमें AO में जो MRI हुआ था, एक वाइडिश ना लाइन आ रही होती है कि इट्स मीन्स के ब्लड सप्लाई वेन में आ रहा है, बट वो कहीं ना कहीं से ना गैप था और कहीं कहीं से वाइट था, कहीं ना कहीं उसको लाइट सप्लाई मिल रहा था। और फिर जो है उन्होंने सर्जरी करी कि हम कुछ कर लें, तो बट वो नहीं हुआ। वहाँ पे उन्होंने कहा नहीं ये ऐसा ही है। उन्होंने कहा सर्जरी कर ली है, अब हम इसको 12 to 24 आवर्स देते हैं, शायद ब्लड ना दोबारा सर्कुलेट हो जाए वेंस में। नाइट वाइफ बताती हैं, घर वाले बताते हैं कि नाइट में कुछ रीडिंग्स अच्छी आ रही थी फिंगर स्लिप में, कि वो अच्छी यानी फील हो रही थी कि पहले तो काफ़ी नहीं आ रही थी, फिर नाइट में जो है ना अच्छी रीडिंग्स आने लगी। उन्होंने डॉक्टर से शेयर करी स्टोरी,
और डॉक्टर्स ने बताया कि हम नेक्स्ट डे ऑपरेट करेंगे बड़ा, और फिर जो है ना देखेंगे। नेक्स्ट डे वो मुझे 6 PM जो है ना, नेक्स्ट डे ट्यूसडे वाले दिन 6 PM मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, और उसके अंदर हाफ एन आवर में बिल्कुल सर्दी के मारे इतना कपकपा रहा था। मैंने डॉक्टर्स को बोला कि मुझे सर्दी लग रही है, और उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था, कोई रिस्पांस नहीं था। मैं ऐसे वैसे ही लेटा हुआ था वहाँ पे, और वो देख ही नहीं रहे थे। फिर उसके बाद 6:45 उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया है, और 6:55 एग्जैक्ट मैंने टाइम देखा है जब मैं उठाऊँ, ये मुझे याद है। मैंने बाहर आके बताया कि 10 मिनट्स टू 12 मिनट्स में ऐसा क्या ऑपरेशन किया है मुझे बताओ तो। फिर उसके बाद दोबारा से मैं होश में नहीं था। ये नाइट भी निकल गई। नाइट में पता चला बाद में, अभी मुझे घर वालों ने एक्सीडेंट जब एम्पुटेशन हो गई उसके बाद बताया कि घर उन्होंने जिक्र किया डॉक्टर्स ने कि अब कुछ नहीं हो सकता, टाइम ज़ाया हो गया है, और नस बिल्कुल डैमेज हो गई है। जो भी ब्लड था या अंदर कुछ भी था वो पॉइजन में बढ़ के वो ऊपर आ रहा है। अब हम प्लान कर रहे हैं कि कहाँ से एम्पुटेट करें, ब्लो नहीं करें या अबव नहीं करें, कहाँ से प्लान करना है। ये घर वालों के लिए शॉकिंग न्यूज़ थी, तो उन्होंने सुन के परेशान हो गए। कोई आगा खान गया, कोई कहीं गया, और इस तरीके से सारे हॉस्पिटल्स में घूम रहे थे। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मैं अंडर एनेस्थीसिया और दर्द के वजह से उन्होंने सिर्फ इंजेक्शन्स पे रख के मुझे बेहोश रखा हुआ था इस तरीके से। वाह। और फिर उमर भाई, ये जो आपकी एम्पुटेशन हुई, ये मतलब उन्होंने आपसे कुछ बात की थी इस टाइम पे? मतलब डॉक्टर्स ने आपसे कुछ बात की थी, या सिर्फ आपके फैमिली वालों के से कम्युनिकेट कर रहे थे? कम्युनिकेशन सिर्फ फैमिली वालों से हुई है, क्योंकि वो सिर्फ मुझे ये कुछ कुछ फर्स्ट 2 डेज़ की चीज़ें याद हैं जब तक मैं जिना था। जिना से मैं ER रूम था AO के, और फिर उसके बाद जो है जो ऑपरेशंस वाला टाइम था, नाइट में शायद मैंने कुछ मोबाइल यूज़ किया है। मुझे था कि हड्डियां हैं, हड्डियां ब्रेक हुई हैं, रॉड्स वगैरह प्लेटिंग वगैरह होके हो जाएगा। और फिर उसके बाद दर्द की वजह से उन्होंने इंजेक्शन दे के वो सुलाया हुआ था। हॉस्पिटल्स घूम रहे थे घर वाले, कहीं कोई डॉक्टर्स मिल जाए या कुछ अच्छा कि किसी सजेशन मिल जाए। फिर उसके बाद किसी ने, कज़न ने रिकमेंड किया कि ट्रॉमा सेंटर में, सिविल हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ पे वेस्कुलर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, आप वहाँ लेके जाओ। तो घर वालों ने कांटेक्ट किया उनसे, उन्होंने कहा मॉर्निंग में आप लेकर आएँ। अब 8 AM हमने या 9 AM हमने AO से निकलना था। अब वो HR ने इतना डिले किया ट्रॉमा से AO के, कि वो छोड़ ही नहीं रहे कि हमारा HR आएगा, वो कहीं फंसा हुआ है, हम पेशेंट को नहीं जाने दे सकते। इस तरीके से कोई उन्होंने 2 to 3 आवर्स ना वेस्ट करे मॉर्निंग के। वो फिर जब शोर शराबा करा घर वालों ने, तो उन्होंने हमें रिलीज़ किया वहाँ से। और फिर घर का कोई अफराद वहाँ पे रुका, उन्होंने HR से क्लियर किया कि उस टाइम ट्रैफिक का जो इंश्योरेंस था मेरे लिए वो बहुत अहम था, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस दिया हुआ था, और फिर ट्रैफिक ने उसको इंक्रीज़ कर दिया था अप टू 9 लाख तक। ओके। फिर वो इंश्योरेंस वहाँ पे यूज़ हुआ, उन्होंने 5.6 लाख का क्या बिल बनाया है कुछ नहीं पता, सिर्फ हमने उनको देना था क्योंकि हमने वहाँ से निकलना था। ये सॉरी 5.6 मतलब आपका एक रात का स्टे वगैरह समझ और ये लें सारी मंडे चीज़ें? और ट्यूसडे, वाह। मंडे ओके। नाइट और ट्यूसडे नाइट, 2 दिन। और ये और आप बोल रहे थे हॉस्पिटल ये नॉर्थ नाज़िमाबाद वाली जी, साइड पे था? नॉर्थ नाज़िमाबाद पे जो और फिर यहाँ से जब आप शिफ्ट हुए टू सिविल सिविल, ट्रॉमा सेंटर, जी वहाँ पे एग्जैक्टली फिर क्या वो ट्रॉमा बोल रहे थे? सेंटर वाले, जब मैं फिर वहाँ गया तो मुझे होश था, क्योंकि मैंने AO से बिल्कुल होश में, क्या कहते हैं, सफ़र किया। पेन थे, मेरी मम्मा बार बार टांग उठा के इधर रख ली थी कि बेड से स्लिप होके, जो स्ट्रेचर होता है उससे टांग जो है ना स्लिप होके नीचे गिर रही थी, क्योंकि इसमें तो जान ही नहीं थी, ऑलरेडी दोनों हड्डियाँ ऊपर से टूटी हुई हैं, स्लिप लगा हुआ था दोनों में। तो फिर वो जो है ना उठा उठा के बार बार रख रही थी, वो मुझे होश था। फिर मैं ट्रॉमा सेंटर आया, ट्रॉमा सेंटर्स के डॉक्टर्स ने मेरे सामने ही देखा, उन्होंने चेक वेक कर रहे थे। उसके बाद कोई हाफ एन आवर था मैं उनके ER में, ट्रॉमा सेंटर के, तो वो चेक कर रहे थे। उन्होंने अर्जेंट डॉक्टर्स अरेंज करे। उन्होंने अर्जेंटली, क्या कहते हैं, डॉक्टर्स ने देख के कहा कि हम इसको थिएटर में लेके जा रहे हैं, और इस तरीके से हम ट्राई करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बाईपास करेंगे। तो मतलब सिविल वाले काफ़ी रिस्पोंडेंट थे बहुत ज़्यादा, बहुत एज ज़्यादा। अपोज टू जिन्ना वाले, नो, और मतलब AO वाले AO वाले। बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत कोशिशें करी कि किसी भी तरीके से मेरी लैग बच जाए। इवन कि उन्होंने बाईपास करा, और नी के नीचे से
लगा के देखी, बट जब उन्होंने टांग खोली तो वो 2 दिन तक जो चीज़ थी अंदर वो पॉइजन बन के स्मेल क्रिएट कर दी। अब उन्होंने देखा, ये सब मुझे नहीं पता था उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि कहते हैं अब जो है ना ये पॉइजन बन के ना ऊपर जा रही हैं, हड्डी से होते हुए अगर ऊपर अपना ऑर्गन्स में आ जाएं तो फिर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं और ज़्यादा। तो जो उम्र के लिए बेस्ट होगा ना हम वो करेंगे। अब इवन के घर वालों को बोला कि हम आपसे पूछेंगे भी नहीं कि हम कहाँ से कट कर रहे हैं, जो भी हमें बेस्ट सिचुएशन लगेगी हम ट्राई करेंगे कि नी बच जाए उस टाइम मेरा। तो उन्होंने देखा कि नी जहाँ तक बच रहा है तो उन्होंने 4 फिंगर्स ले ले नी के नीचे से, वहाँ तक उन्होंने एम्पुटेशन करी। 4 फिंगर्स नी के नीचे से? क्योंकि मेरी एम्पुटेशन बिलो दी नहीं है। सही। अब वहाँ के वेस्कुलर टीम ने बहुत अच्छे से उसको एम्पुटेट करके सारी चीज़ें करी। अब ये एम्पुटेशन हो गई। ये जो इसके बाद का जो टाइम था कि मैं उठा हूँ एम्पुटेशन के बाद, मुझे जब शिफ्ट करा है रूम में, मैं आया हूँ, ताया अब्बू मेरे बराबर में बैठे हुए थे क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है और मामा पापा के ऊपर तो कोई अलग ही टाइम था वो। और ये टाइम फिर ताया अब्बू साथ थे हमारे, ताया अब्बू बैठे हुए थे मेरी आँख खुली। अब मेरी सिर्फ ये चीज़ मूव हो रही थी, ये चीज़ मूव नहीं हो रही थी। और ताया अब्बू को मैंने पकड़ के बोला उठा, मैंने देखा तो मुझे पेन फील नहीं हुआ। अब मैंने कहा कि क्या हुआ है मेरे साथ। वो उठ के चले गए, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। उठ के गए, उन्होंने डॉक्टर को बोला मैं क्या बोलूँ इसको, ये मैंने सुना और फिर मैं समझ गया क्या हुआ है। फिर आई थिंक 1 मिनट में रोया हूँ और फिर घर वालों की शक्लें थी मेरे सामने और मैंने कहा ठीक है, आपने उस हो गया, एक्सेप्ट कर दिया। हाँ। वाह भाई। तो आई गेस अब इसमें फिर हम जाते हैं कि ये तो आपका सब हो गया। इसके बाद जो आपकी रिकवरी वाली प्रोसेस थी, जैसे सॉरी रिकवरी नहीं, हम बात करते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप दिमाग में क्या था कि अब जाके मैं ये करूँगा, ये वो करूँगा, किस तरीके से इसको नेविगेट करना है। एम्पुटेशन के बाद प्रोस्थेटिक लगानी है, ये जो भी चीज़ें, ये आपको सिविल वालों ने गाइड किया था एट ऑल या आप खुद इस देख रहे चीज़ थे? पे गुल भाई हमारे यहाँ ये है कि ना बाहर अगर मैंने वीडियोस देखी हैं एम्पुटेशन होने के बाद ना, तो वहाँ पे काउंसलिंग होती है, प्री काउंसलिंग और पोस्ट काउंसलिंग। प्री में ही बता दिया जाता है ये चीज़ होगी और इसके बाद ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी और ये करना पड़ेगा आपने। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ आपको जाके कोई काउंसलिंग नहीं है, कुछ भी गाइडेंस नहीं है कि पोस्ट में क्या होना है और किस तरीके से करना है। आपका सिर्फ ऑपरेट करके आपको छोड़ दिया जाएगा। और मेरे साथ ये ऐसे हुआ नहीं क्योंकि मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था, इसके से रिलेटेड एम्पुटेशन हो गई फर्स्ट डे, फिर उसके बाद मैं बेहोशी में था और फिर नेक्स्ट डे जब मैं उठा हूँ, क्योंकि वो पेन अभी भी ये स्टिल डैमेज थी, दोनों फीमर्स यहाँ से ये डैमेज थी, ये डैमेज थी पूरी। और सिर्फ इन्होंने यहाँ पे वो देके उसको जो खींच के एक्सटेंड करते हैं टांग को ताकि हड्डी एक दोनों से मिल के ना वो आपस में लगे ना, पेन ना हो, तो उन्होंने खींच के रखी। एम्पुटेशन के बाद आपको कोई भी इन्फेक्शन दोबारा हुई थी उस टांग में, राइट वाली लेग में? राइट लेग में इन्फेक्शन नहीं था। इवन एम्पुटेशन के बाद ना उन्होंने पूरा ये पार्ट जो था मेरा स्टमक का वो ओपन छोड़ दिया था। और मसला नहीं था? ओपन छोड़ दिया था, अंदर हड्डी और मसल्स वगैरह सब दिख रहा था, उसकी बैंडेज कर दी थी ताकि कोई भी इन्फेक्शन है वो उसी टाइम बाहर आ जाए। उन्होंने क्लोज नहीं किया था, सिर्फ बड़े बड़े स्टिचेस लगा के ट्रॉमा सेंटर ने उसकी डेली सफाई करते थे। वो जो सफाई होती थी ना वो बहुत पेनफुल होती थी क्योंकि वो बिल्कुल गोश्त के साथ ना आपके गॉस पीस जो होते थे वो बिल्कुल ऐसे चिपके होते थे, उसको खींच के निकालना होता था, वो बहुत पेनफुली दर्द करते थे। और फिर उसके बाद वो उन्होंने कोई 1 to 2 वीक्स लगाए उसको बंद करने के लिए, उसकी सफाइयाँ चल रही थी। अभी इसको स्टिल छोड़ा हुआ था कि ये हील हो जाए बस किसी तरीके से। ये और हील, फिर उसकी हील होने के बाद मतलब किसी ने आपको अप्रोच किया कि अब उमर हम इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाएंगे कि एम्पुटेशन हो गई, प्रोस्थेटिक ये आपके लिए रेकमेंड करते हैं या कोई भी चीज़? नहीं, उस टाइम यही था कि अभी दोनों फीमर्स भी ब्रेक थी, तो नेक्स्ट स्टेप था कि हमने इस फीमर्स को जोड़ना है। तो मैं स्टे ही था, एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में ही था 2 वीक्स तक और वो चीज़ चल रही थी। उसके बाद उन्होंने मेजर सर्जरी करी इसकी और इसको वॉश करके और डिब्राइटमेंट करके इसको क्लोज करा स्टमक को।
फिर मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही थी, कुछ थोड़ी सी अप डाउन थी, क्योंकि इतनी बड़ी सर्जरी हुई थी, ब्लड लॉस काफ़ी हो गया था, ब्लड्स लग रहे थे, तो उन्होंने टाइम लिया। और ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट का फ्लो इतना होता है, तो एक दफ़ा ऑपरेशन हो गया तो उसके एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स बाद ही आपको दूसरा ऑपरेशन की डेट मिलती है। अब मेरी प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं थी कि वो मुझे छुट्टी देते, क्योंकि दोनों फीमर्स ब्रेक हैं और फिर मुझे घर भेज दें, तो ऐसा नहीं था। बेड भी बहुत मुश्किल से ट्रॉमा सेंटर में मिलता है पेशेंट को दोबारा। फिर उन्होंने इस तरीके से प्लान किया कि थोड़ी सी रिपोर्ट्स बेहतर हो जाए तो हम इसकी नेलिंग करते हैं। वहाँ पे ट्राइफेड भी हमारे साथ लिंक में थे। ट्राइफेड ने कुछ डॉक्टर्स से कोऑर्डिनेशन करके हमें बताया था कि उन्होंने रिपोर्ट्स देख के बोला है, सऊदीया के कुछ डॉक्टर्स थे और साउथ सिटी के एक डॉक्टर रज़ी आते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने भी कुछ बताया था पूछ पाछ के कि इसको जो है ना नेल कर दें आप, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दें इसको, क्योंकि एम्पुटेशन हो गई है, इस पे वेट तो आना नहीं है अभी 3 to 4 मंथ 6 मंथ तक इस पे वेट नहीं आना, इस पे वेट आना है, उम्र को खड़ा तो करें एटलीस्ट दोबारा इसमें नेल डाल के। अब ट्रॉमा सेंटर वालों ने आपका सॉरी नेल मतलब कि रॉड डालते हैं, रॉड डालते हैं, नेल उसको नेल बोलते हैं। ठीक है। तो कोई 12 जून को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और जून के बाद 1 महीना लगा दूसरे ऑपरेशन के लिए। यानी ऑपरेशंस तो हो रहे थे, मगर मेजर सर्जरी नेलिंग की जो थी वो नहीं 1 महीने के बाद हुई 12 जुलाई को। 12 जुलाई को नेलिंग के लिए ट्रॉमा सेंटर ने डेट दी, और इसी का था कि नेल सिर्फ इसमें डलेगा, क्योंकि काफ़ी डॉक्टर्स ने मना करा था कि इसमें नेल नहीं डलेगा। अब वो ऑन टेबल उन्होंने क्या डिसीजन लिया ट्रॉमा सेंटर वालों ने कि दोनों में नेल कर दिया, क्योंकि ये भी ब्रेक थी, इसको भी ब्रेक किया दोबारा से, क्योंकि अब उस टाइम मेरी इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी, क्योंकि फिटनेस का बैकग्राउंड है। हाँ। और सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, डेली वर्कआउट्स कर रहे हैं हम, तो हम लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है और हीलिंग बहुत अच्छी होती है। अब ये था कि उस टाइम हीलिंग इतनी अच्छी हुई कि 15 to 20 डेज में मेरी दोनों बोन्स ने, वो भले ही ऊपर नीचे जुड़ी, मगर इतनी अच्छी जुड़ गई थी कि वो हिलाने से भी नहीं हिल रही थी। तो वो दोबारा उसको ब्रेक करना पड़ा, काटना पड़ा उसको। जब उन्होंने नेल करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो इसको पहले उन्होंने ब्रेक करा, लेफ़्ट वाली को, फिर इसमें नेल करा। ऑन टेबल उन्होंने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने कहा इसमें भी नेल कर दो, क्योंकि इतना फ्लो होता है, उन्होंने कहा एक ही साथ ऑपरेशन हो जाएगा और ठीक हो जाएगी। बट उमर भाई, मैं ये नहीं समझ रहा कि चले ठीक है आपके दोनों लेग्स में फीमर ब्रेक हुआ है, तो दोनों में रॉड क्यों नहीं लगना चाहिए? ये आपको जो लोग बोल रहे थे कि वो इसलिए बोल रहे थे में डाल रहे, क्योंकि इसमें अभी वेट नहीं आना था। हाँ। क्योंकि स्टम्प की शेपिंग में आपको 6 to 7 मंथ चाहिए। तो स्टम्प की शेपिंग होगी और स्टम्प हील होगा एम्पुटेशन के बाद, और फिर इसकी एक मेजर सर्जरी, बहुत बड़ी सर्जरी हो चुकी है ऑलरेडी, इसको हील होने दें। अगर अभी हम और ये नेचुरली हील हो जाता, आप बोल रहे हैं? ये नेचुरली हील नहीं होता, ऊपर नीचे जुड़ती बोन उस टाइम, मगर ये 2 months 3 months के बाद जब हील हो जाता है स्टम्प, और जो चांसेस थे हमारे, क्योंकि पॉइजन था ना, पॉइजन बन गया था अंदर, जो भी चीज़ थी ऊपर जा रही थी, तो उन्होंने उसको कहा था कि हील होने दें, एंटीबायोटिक्स लग रही हैं अभी, तो ये प्रॉपर सूख जाएगा जब हम इसकी सर्जरी कर लेंगे 3 months के बाद, 4 months के बाद ब्रेक करके, और फिर हम इसको नेल डाल देंगे। फिर हम स्टम्प लग जाएगा 8-9 मंथ में, स्टम्प सही हो जाएगा तो प्रोस्थेटिक लग जाएगा इसमें। इस तरीके से उन्होंने प्लान किया था, पर उन्होंने ट्रॉमा सेंटर ने ऑन टेबल उन्होंने डिसीजन लिया कि नेल होना है। सेकंड डे उन्होंने मुझे फिजियो के लिए खड़ा किया और फिजियो करी, इसकी फिजियो करी, क्योंकि नी स्टिफ हो चुके थे, 1 महीने तक कोई बैंडिंग नहीं है, दोनों फीमर्स वो हैं, तो नी बिल्कुल स्टिफ हो गए थे। फिर उन्होंने इसमें बैंडिंग लेकर आए थोड़ी सी, और इसी के ऊपर मुझे खड़ा करा, और खड़ा करने के बाद इसकी भी थोड़ी सी फिजियो करी उन्होंने, नी को थोड़ा सा हिलाया, और वो फिजियो करवा के गए, और फिर मुझे अपने पास से स्मेल आने लगी। स्मेल आई तो मैंने अपने भाई को बोला, यार स्मेल आ रही है। उन्होंने चेक करा, उन्होंने कहा यार तुमने वॉशरूम वगैरह तो किया नहीं है, तो किसी और चीज़ की है। जब मैंने इधर देखा तो सारा ब्लड यहाँ से निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था। तो फिर बैंडेज वाले को दोबारा बुलाया, उन्होंने बैंडेज खोली और हल्की सी पिन मारी ना जब यहाँ पे, तो वो सारा इतना अंदर से वो इन्फेक्शन निकला, और इतनी तेज़ी से, जैसे आप नल टैप नहीं खोल दें, टैप में से निकलता है पानी, वैसे क्या कहते हैं, इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से बहने लगा, पूरी टांग स्वाइल होके अंदर जितना भी मसल था, जितना भी कुछ था, वो इन्फेक्शन ने उस टाइम खा गया, और मेरा डायरेक्ट
10 से HP 4 पे ड्रॉप हुआ उसी नाइट 10 से डायरेक्ट HP 4 पे ड्रॉप होके, और फिर जो है 105 के मुझे फीवर हो रहे हैं, और इस तरीके से हालत टाइट हो रही है कि मैं बेड पे बिल्कुल मछली की तरह तड़प रहा हूँ, सर्दी लग रही है, कुछ भी कर लो। फिर उन्होंने कहा ये क्या हो गया अब, तो मल्टीपल उन्होंने सर्जरीज कर रहे हैं। अब उस टाइम जो है ना ट्रॉमा सेंटर में क्या है कि पेशेंट्स को ना गाइडेंस नहीं दी जाती, कि काउंसलिंग नहीं की जाती कि आपके साथ ये हो रहा है तो अब ये होना है, क्योंकि रोज़ाना डॉक्टर्स की टीम चेंज होती है वहाँ पे। रोज़ाना अलग डॉक्टर्स आएंगे। उस टाइम हमें नहीं पता था कि डॉक्टर्स आते हैं तो हैं, पर आने से पहले उनकी 1 आवर्स की मीटिंग होती है, हाफ एन आवर की मीटिंग होती है, हर पेशेंट के बारे में डिस्कशन होती है कि इस पेशेंट का ये काम चल रहा है, तो हर डॉक्टर को नॉलेज होती है कि पेशेंट के साथ ये चल रहा है। अब सर्जरीज हो रही थी वहाँ पे, इन्फेक्शन हो गया तो फिजियो रुक गई, सब रुक गया। अब सिर्फ ऑपरेशन इस इन्फेक्शन से क्योरेंस चाहिए होंगे, तो इन्फेक्शन के लिए सर्जरी स्टार्ट हुई वहाँ पे, और फिर जाके उन्होंने एंटीबायोटिक स्टार्ट करी। अब एक सर्जरी हुई, सेकंड सर्जरी में उन्होंने मुझे यहाँ पे पाइप लगा के वैक्यूम लगाया कि जो भी गंदगी होगी वो इधर बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट डॉक्टर ने आके कहा, एक डॉक्टर ने कहा कि कहते हैं ये नहीं निकलेगा, अगले दिन डॉक्टर ने वो निकाल दिया। फिर 2 दिन बाद इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे, दोबारा से बनने लग गया। अब फिर डॉक्टर्स ने, सॉरी उमर भाई, ये सिर्फ राइट लेग में हो रहा था? सिर्फ राइट लेग में, लेफ्ट लेग बिल्कुल ठीक थी, मैं इसके ऊपर खड़ा भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा तो था। मतलब ये जो इन्फेक्शन बार बार हो रही थी, ये उसी की वजह से हो रही थी कि नेल डला हुआ है, जो नेल डाला था, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन कहीं ना कहीं, अगर एम्पुटेशन जब हुई है कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन कहीं था, या नेल डलने में कुछ हुआ है, या इस तरीके से, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर भी साफ़ सुथरे नहीं है ना। ट्रॉमा सेंटर में बहुत ज़्यादा बैक टू बैक ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो सफाइयों में इश्यूज़ हैं, उनको बिल्कुल साफ़ नहीं किया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट साफ़ नहीं किया जा रहा है, शायद इस वजह से मैं मानता हूँ ये मे बी डॉक्टर्स का कुछ और वो हो, मगर मैं जहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ऑपरेशन थिएटर में कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन मुझे लगा। और आपको अब, क्योंकि जब इन्फेक्शंस हो रहे थे, अब ये जाके कब सेटल हुआ आपका मामला? ये तो अभी जाके हुआ है, अभी मतलब लास्ट ईयर, इसी ईयर जून में, सॉरी मार्च में, 2 साल के बाद जाके। जी। कैसे हो भाई? मतलब ये था कि आप डॉक्टर्स का तो कहना है कि आपको, अगर मेरी एम्पुटेशन से पहले ही मुझे एम्पुटेशन के बाद इन्फेक्शन लगा होता तो उस 1 मंथ की पीरियड में ही मुझे इन्फेक्शन होता, पर 1 मंथ के पीरियड में तो मुझे इन्फेक्शन हुआ ही नहीं। जब नेल हुआ उसके नेक्स्ट डे इन्फेक्शन हो गया, तो इट्स मीन्स के नेलिंग की वजह से कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है। और ये हील कैसे हुआ? मतलब फाइनली जाके जो आप 2 साल के बाद बोल रहे हैं हील हुआ, कैसे हील हुआ एंड में? अब ये था कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा, फिर हमें लगा कि ट्रॉमा सेंटर में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स चल रही हैं, क्योंकि एक डॉक्टर ऑपरेट करके कुछ और बोल रहा है, कह रहा है कि वैक्यूम नहीं निकालना है, और नेक्स्ट डे डॉक्टर आके वो उसकी बात को छोड़ के कि नहीं इसका वैक्यूम निकाल दो बस, वो एक। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन थी कि मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, मुझे कहीं और लेके चलें। तायब्बू को बोला, तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल गए, रफ़ा यहाँ में गुलबर्ग में, डॉक्टर मुदस्सिर हैं, एओ के ही वो सीनियर डॉक्टर थे, बट वो पहले ही चले गए थे। एओ के जो अभी ऑनर है उनके फादर थे मोहम्मद अली शाह थे, नहीं सॉरी डॉक्टर शाह थे, तो वो चले गए, फिर इंतकाल हो गया था, तो उनके साथ होते थे। अब वो उनका काफ़ी वो था, तो तायब्बू ने कहा हम इनके पास चलते हैं। उनके पास गए तो उन्होंने जब नेल देखा, उन्होंने लिम्ब का, मेरे पूरे इस पाँव का हाल देखा, तो उन्होंने कहा इसमें तो इन्फेक्शन बहुत है। अब जैसे अंडे के ऊपर वो छिलका होता है ना, छिलके से पहले एक जल्ली सी होती है, हाँ। तो हमारी टांग गोश्त के ऊपर भी वैसी ही होती है, एक हल्की सी, मुझे नाम नहीं पता उसका क्या कहते हैं। तो डॉक्टर ने कहा ये इसकी पूरी टांग की वो निकलेगी आगे की, उसमें इन्फेक्शन भरा हुआ है पूरा। और जब उन्होंने वो निकाला और कलेक्ट करके जितना इन्फेक्शन निकला था वो घर वालों को दिखाया, कोई होगा 300-400 ml के करीब इन्फेक्शन, बल्कि इससे ज़्यादा ही था, मैं ना क्वांटिटी बोल रहा हूँ, तो वो इतना इन्फेक्शन था। अब उन्होंने जब यहाँ से पूरा, यहाँ इधर से फीमर से लेके यहाँ तक ओपन छोड़ दिया, उन्होंने कहा स्टिचेस नहीं लगाएंगे हम, जितना इन्फेक्शन है वो ऐसे ही निकलेगा। मैं वहाँ पे गया हूँ अगस्त
22 अगस्त को एडमिट हुआ हूँ और सितंबर 25 तक मैं हॉस्पिटल में ही था, ट्रॉमा सेंटर, यानी 4 to 5 मंथ्स में सिर्फ हॉस्पिटल में ही था। और रफ़ाया में बैक टू बैक ऑपरेशन हो रहे थे, हर दूसरे दिन ऑपरेशन था, स्पाइनल लग रहे हैं अलग, और केटामिन जो 14-15 मिनट्स की बेहोशी होती है वो अलग लग रही है, क्योंकि इतने बड़े वुंड में और इतना खुला हुआ था जो इवन की हड्डी दिखती थी। वुंड को अगर आप थोड़ा सा ओपन करो तो हड्डी दिखती थी वो, और इतने वुंड में मैं, अब डॉक्टर्स कहते थे तुम जो है ना बगैर बेहोशी के, एनेस्थीसिया के, इसमें बैंडेज कराओ। यार कैसे पॉसिबल है गुल भाई कि मैं इतने बड़े वुंड में कि आप बगैर उसको बेहोश करे मैं बैंडेज कराऊं, कह रहे हैं होती है। मैंने कहा मैं करा ही नहीं सकता। Shit. तो अब वो इतनी स्पाइनल लगे, स्पाइनल में भी चीज़ें वहाँ पे करेक्ट नहीं हो रही थी, और फिर उन्होंने केटामिन में बैंडेज शुरू करी। फर्स्ट वीक सेकंड वीक ठीक चला, पर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बॉडी ने उसको अडॉप्ट कर लिया केटामिन को। अब वो मुझे केटामिन लगाए मैं 3 मिनट के बाद उठ जाऊँ, Oh my मेरी God. आँख खुल जाए कि यार ये पेन हो रहा है, बस ओढ़ दो मुझे। अब वो कह रहे हैं कि तुम नशे करते हो। मैं कह रहा हूँ भाई मैं कौन से नशे करता हूँ, मैं तो सिगरेट तक नहीं पीता हूँ ना कुछ करता हूँ, तो उसमें ये लगा हुआ है। अब वो जैसे जैसे बैंडेजेस हुई, अब 4.5 मंथ्स हो गए थे, तो मैंने कहा नहीं अब मुझे घर जाना है, हाँ अब इनफ हो गई, मुझे घर जाना है, इसी कंडीशन में आप घर भेज दें। खैर उससे पहले डॉक्टर ने वो नेल जो था ना वो निकाल के, एक एंटीबायोटिक नेल आता है सीमेंट का जो बहुत पतला सा होता है, उसके ऊपर कोटिंग होती है एंटीबायोटिक्स की, और वो आपकी फीमर बोन में पूरी जैसे नेल होता है वैसे ही वो अंदर तो जाती वो है। रिप्लेस हो गया। वो रिप्लेस हो गया। ओके अब मैं घर शिफ्ट हुआ, मैंने कहा बस मुझे छुट्टी दे दें, इन्फेक्शन ठीक होने लगा, ज़ख़म बनने लगा, तो मैंने कहा बस मुझे अब छुट्टी दे दें, मुझे घर जाना है। और 26 सितंबर को मैं घर आया हूँ। 23 की बात है ये, या 23 की। तो ने 2 या 3 दिन के बाद ना 12 वो थी अपना 12 रबी अव्वल, और था जुम्मे का दिन। घर वालों ने कहा, उस टाइम मेरा निकाह नहीं हुआ था, तो घर वालों ने कहा आपका ना निकाह कर देते हैं, क्योंकि वो नबिया से मिलना और क्या कहते हैं जुलना था। वो आती थी मेरे पास, उठती थी, उन्होंने भी टाइफाइड छोड़ दिया था, तो वो 2 से 3 दिन में ही हॉस्पिटल का बेड था और रूम में ही फैमिली उस गेट टुगेदर में निकाह हुआ था। अब वो थोड़ा सा एक था कि वहाँ पे दिल लगा, घर वालों का मिलना था, हॉस्पिटल में सिर्फ एक लोगों को देख रहा हूँ, सिर्फ डॉक्टर्स को देख रहा हूँ, तो डिप्रेशन में रह के चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी। अब वो जो है क्या कहते हैं वो टाइम पीरियड निकला, फिर 1 महीने के बाद मैं वॉकर पे खड़ा हुआ हूँ, और इस पाँव में मेरी ना वो ये बेंडिंग आई, एकदम से बेंडिंग आ गई। ऐसे नहीं होता जैसे किसी ने आपको पीछे से पुश कर दिया। अब मैं गिर गया, वो वॉकर से मेरे हाथ छूटे हैं, और ये बेंडिंग आके ना मेरा ये स्टम्प डायरेक्ट ज़मीन पे जाके ऐसे लगा है, यूँ खड़ा यूँ करके, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी वो नहीं थी, और नेल डाला हुआ था, और वो बिल्कुल नेल ना डॉक्टर मुदस्सिर ने ऊपर तक लगाया था, वो हिप तक ऐसा लग रहा था वो नेल पीछे से निकल जाएगा, इतना पेन होता था। उन्होंने कहा ये बाद में कट जाएगा, पर उस टाइम उन्होंने काटा नहीं, और वो बिल्कुल ऐसा लगता है तो मेरी टांग यूँ हल्की सी भी ना एक्सटेंड नहीं हो सकती थी। अच्छा, मैं हिप्स को एक्सटेंड ही नहीं कर पा रहा था। तो जब मैं गिरा ना, अगर वो एक्सटेंड होती तो मैं बच जाता, मगर वो गिरने के साथ साथ ना जाके मेरा डायरेक्ट स्टम्प ज़मीन पे यूँ लगा, जहाँ से मेरी हड्डी डैमेज थी वहीं से वो नेल ब्रेंड हो गया, और वो हड्डी दोबारा डैमेज हो गई। वही टांग उठा के जैसे तैसे मैं बेड पे बैठा हूँ, और मैंने खुद स्लेप लगाया है और बैंडेज करी है, डॉक्टर्स के गए, और नेक्स्ट डे दोबारा डॉक्टर मुदस्सिर ने वो सीधा करके नेल निकाल के दोबारा एंटीबायोटिक नेल डाला। पर जब वो एंटीबायोटिक नेल निकला तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन था। इट्स मीन्स के इन्फेक्शन पहले से मौजूद था, अभी क्यों नहीं हुआ था, वो इन्फेक्शन अभी भी चल रहा था। अब वो थी, फिर उसके बाद नेल लगा दूसरा, फिर हड्डी ने बोन्स को पकड़ा नहीं, बोन्स आपस में मिल नहीं रही थी, वो नीचे स्लिप हो जा रही। अब वो स्लिप होते होते डॉक्टर मुदस्सिर ने कहा अब ये जो इन्फेक्टेड बोन है ना हम इसको कट करेंगे। अब उन्होंने इन्फेक्टेड बोन को कट करा, जहाँ से ये अब आपको लग रहा है कि ये नी यहाँ पर है, और ये यहाँ से इसकी प्लेसमेंट थी नी की, अब ये शॉर्ट होके यहाँ पर आ गया है। ये इसी वजह से आया कि यहाँ से इन्फेक्टेड बोन कट करी तो गई। उमर भाई बेसिकली फिर आपका अभी नी है ही नहीं, राइट? है, राइट लेग में है है, नी लेग है, नी है, मौजूद है। बट
लेग में। आप बोल रहे हैं कि अभी इतना ऊपर तक चला गया है? यहाँ से ऊपर कैसे गया है आपका नी? यहाँ से बोन कट हो गई ना, ओह फीमर ओके, शॉर्टनिंग हो गई, यस। फीमर शॉर्टनिंग हो गई, 2 दफ़ा बोन कटी। और फिर जो है डॉक्टर मुदस्सिर ने जब फीमर आपस में जुड़ नहीं रही थी ना, तो उन्होंने कहा कि कहते हैं हम एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाएंगे, जो केज होता है ना, एक्सटर्नल फिक्सेटर। अब डॉक्टर मुदस्सिर का सिर्फ एक वो है कि उनके यहाँ ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ना पुराने स्टाइल में होती हैं, या तो उनके पास पोस्ट ऑपरेटिव डॉक्टर्स नहीं है इतने, सिर्फ ऑपरेशंस हो जा रहे हैं बैक टू बैक, और पोस्ट स्टाफ नहीं है उनके पास देखने के लिए, केयर करने के लिए। तो उन्होंने वो चीज़ें वहाँ पे लैग करी और केज लगा दिया पुराना, बहुत ज़्यादा टाइटेनियम बोलते हैं हमें कि टाइटेनियम लग जाएगा, वैसे ही इन्फेक्शन है, और स्टील का केज लग गया जब, तो इन्फेक्शन उसकी वजह से दोबारा बढ़ने लग गया। कोई 2 to 3 मंथ्स का मुझे वो आया है। और दिसंबर में मेरा एक और ऑपरेशन हुआ, सितंबर में मैं घर आया, और सितंबर अक्टूबर में एक ऑपरेशन हुआ, नेल चेंज हुआ मेरा, फिर नवंबर का 1 मंथ का गैप आया, फिर दिसंबर में दोबारा नेल चेंज हुआ, वही एंटीबायोटिक जो स्लिप हो रहा था, फिर जनवरी में मेरा केज लगा, 24 की जनवरी में, ईयर 24 में जनवरी में एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा। वो फिक्सेटर लगा, उसके बाद फरवरी का गैप आया, मार्च में फिक्सेटर की 2 पिन्स लूज़ हो गई, फिर दोबारा से ड्रिलिंग हुई बोन में, फिर एंड की 2 पिनें दली, उसको टाइट किया, केज दोबारा लगा। फिर फरवरी मार्च का गैप आया, अप्रैल का भी हाफ निकला, और अप्रैल के हाफ के बाद इन्फेक्शन दोबारा शुरू। अब वो इन्फेक्शन हम उस टाइम डॉक्टर यूनुस होते हैं साउथ सिटी में, ऑर्थोपेडिक, हमें किसी ने कनेक्ट करा उनके साथ ट्राइफिट से, तो हम उनके पास गए, तो उन्होंने कहा ये फिक्सेटर जो लगा हुआ है ये मेन सोर्स बन रही है इन्फेक्शन की, जब तक ये नहीं निकलेगा ना तो इन्फेक्शन क्योर नहीं होगा। अब हर कोई डॉक्टर अपनी अपनी बिल्कुल चीज़ें बोल ऐसे रहे ही हैं चल रहा कि था, अलग ओपिनियंस हैं, एक कोई बस मतलब फिक्स, मतलब एक दूसरे की स्टोरीज मैच ही नहीं हो रही कहीं मैच ही भी। नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। अब यही था कि हर डॉक्टर अपनी दे रहा है कि ये राय है और ऐसा ऐसा करो। अब हम कह रहे हैं कि डॉक्टर यूनुस की बात कैसे सुने। अब डॉक्टर यूनुस ने जो मशवरे दिए हमें, हमने उनको फॉलो किया। फिर जब इन्फेक्शन जून जुलाई में काफ़ी बढ़ गया मेरा, और डॉक्टर मुदस्सिर से नहीं संभल रहा था, क्योंकि मेरी बोन बिल्कुल इतनी मोटी हो गई थी, ये फीमर मेरी इतनी मोटी हो गई थी, इन्फेक्शन भर गया था जैसे पानी की तरह, टांग में भर जाओ किसी टाइम भी ये फट जाए। सॉरी उमर भाई, इस टाइम तक, अब साल हो गए आपके एक्सीडेंट को, इस टाइम तक मतलब आप अपनी डे टू डे चीज़ें कैसे कर रहे थे? मतलब आप वॉकर के साथ थे? कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं बेड पे था, और बेड से मैं बिल्कुल उठ नहीं पाता था। समझ ले मेरी मामा ने नया बच्चा जो होता है ना, जिसको पूरा रेस करना होता है 2 इयर्स तक, उस तरीके से मुझे रेस किया है मामा ने और वाइफ ने, नबिया ने मिलके, दोनों ने, वाओ। इन दोनों ने मिलके क्या कहते हैं बहुत मेहनत करी है साथ, क्योंकि और नबिया ने मेरी नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज़ आप प्लीज़। नबिया ने जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम तो सिर्फ हमारी सिर्फ बात पक्की हुई हुई थी, जी। इंगेजमेंट हुई हुई थी, कोई निकाह नहीं था हमारा। और मेरी नानी बहुत ज़्यादा मुझसे अटैच हैं, तो उन वो बहुत परेशान थी, तो उन्होंने बोला था कि नबिया ने कि उमर की मैं टांग बन जाऊंगी, आप परेशान नहीं हो। तो वो स्टिल अभी तक साथ हैं, और माशाल्लाह। वो जब ही वो टाइम निकला। और फिर उसके बाद जो है उनकी लास्ट ईयर जून में जो है जॉब स्टार्ट हो गई थी, मई में ट्राइफिट उन्होंने दोबारा ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि 1 ईयर हो गया था, उन्हें भी अपने घर के एक्सपेंसेस वगैरह देखने थे और चीज़ें मैनेज करनी थी, तो ट्राइफिट ने उन्हें दोबारा बुला लिया था, तो वो वहाँ पे लग गई थी। फिर जो है चीज़ें स्टार्ट हुई, ये ऑपरेशंस होना, और फिर आप नबिया लास्ट मुझे सॉरी बता रहे थे डॉक्टर यूनिस वाला कि जी अब आपने फिर वो जो आप बोल रहे थे जो केज थी वो आपने निकाला उसके बाद, या उसी को केज रहने लगा हुआ दिया? था। डॉक्टर यूनुस ने कहा इसकी पिन टाइट करवा लो, अगर टाइटेनियम का आप अफोर्ड कर सकते हो केज, तो इसको निकलवा के टाइटेनियम का केज डलवा टाइटेनियम लो। कितने की थी उस टाइम पे? आई थिंक उन्होंने कहा था 60-70 थाउजेंड का टाइटेनियम का लग जाएगा। ओके। वो टाइम पीरियड इतना बचा ही नहीं कि इन्फेक्शन इतना फैल गया था बॉडी के अंदर कि मैं रोज़ाना, मुझे कोई 105 के फीवर चल रहे हैं, और 5-6 मेरा HP चल रहा है ब्लड, और फिर मुझे हर से 2 दिन बाद क्या कहते हैं ब्लड पैक लग और रहे इस टाइम पे वेट लॉस आपका काफ़ी हुआ था उमर हैं। भाई? वेट लॉस तो बहुत था, मैं कोई 60 kgs पे था। 60 kg?
और 60 kg आप कहाँ से ड्रॉप हुआ है मेरा 75 से। वाओ। उस टाइम मुझे एंटीबायोटिक लग रही थी कोलिस्टिन। कोलिस्टिन ने ये किया मेरे साथ कि मुझे कोलिस्टिन स्टार्ट होती थी और मुझे उल्टियाँ लग जाती थी। इवन कि मैं पानी पीऊँ, जूस पीऊँ एक गुट भी, तो वो मुझे वॉमिटिंग हो जाए। और ये सब आप बेड रेस्ट पे थे? ये मैं सब बेड रेस्ट पे था। सारी चीज़ें मम्मा और वाइफ, पापा ये सब कर रहे थे। और वो फिर इस टाइम तक तो नबिया का साथ था मेरे साथ, क्योंकि नबिया की जॉब स्टार्ट नहीं थी, वो आ जाती थी, स्टे कर जाती थी, बात हो जाती थी। उसके बाद नबिया की जॉब स्टार्ट हो गई, तो वहाँ से चीज़ें टफ हो गई। वो एक दिन भर का साथ होता है, बात करना है, कांटेक्ट करना है, तो वो जो है ना मैंने मिस किया। और वहाँ से मेरा डिप्रेशन भी बढ़ गया काफ़ी, और फिर इन्फेक्शन भी वहाँ से काफ़ी बढ़ गया। और फिर जो है जून जुलाई इन्फेक्शन के निकले, मेडिसिन लगती रही, और मेडिसिन से कोई आराम ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जब तक मेन ऑपरेशन होके सफाई नहीं होगी, इन्फेक्शन निकलेगा नहीं, फिर एंटीबायोटिक अपना काम ही नहीं करेंगी। फिर डॉक्टर यूनुस ने कहा यहाँ पे तो तुम साउथ सिटी में तो अफोर्ड नहीं कर सकते ऑपरेशन वगैरह। इस टाइम तक ट्राइफिट की जो थी, ट्राइफिट ने भी बहुत सपोर्ट किया। 10 मंथ्स हो गए थे, 11 मंथ्स हो गए थे, और 11 मंथ तक मेरी पे आ रही थी, फुल पे दे रहे थे, सैलरी आ रही थी मेरी, ट्राइफिट दे रहा था मुझे। और फिर वो भी रुक गई आना। और फिर ज़ियाउद्दीन में क्या कहते हैं, डॉक्टर अथर मुनीर होते हैं, यूनुस, डॉक्टर यूनुस ने मुझे उनसे कनेक्ट करा, कहा कि उनके पास जाओ, ये आपका स्पाइनल ये जो है ना, आपको केज निकाल के और आपकी सर्जरी करेंगे। बस वो जो भी बोले ना, आप उनको फॉलो कर लीजिएगा और फिर उन्हीं के अंडर रहिएगा। हम उनके पास गए, और पहले तो हम इधर ज़ियाउद्दीन जो मेन पे है इधर डिफेंस में जी, इनके पास, यहाँ पे गए। तो उन्होंने कहा नाज़िमाबाद आ जाएं। अब हम नाज़िमाबाद गए, उन्होंने सबसे पहले केज निकाला। उन्होंने कहा केज ही मेन सोर्स है इन्फेक्शन की, हम बोन को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ हम इन्फेक्शन क्योर का वेट करेंगे। हड्डी तो आपकी देखेंगे बाद में जुड़ती है नहीं जुड़ती, वो हम बाद में देखेंगे। इस टाइम में गुल भाई मेरी बोन बिल्कुल नहीं जुड़ रही थी, और कोई 1 साल हो गया था, किसी ने मेरा विटामिन डी तक चेक नहीं करवाया, कि विटामिन डी नहीं है बॉडी में। इंसान 1 साल से घर में है, धूप नहीं मिल रही, तो बोन्स कैसे आपकी हील होंगी। तो मैंने ही बस चेक करवाया, उसमें पता चला कि मेरा सिर्फ 4 है विटामिन डी बॉडी में। और आप ये भी बता दें कि नॉर्मल लेवल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? नॉर्मल लेवल हेल्दी के लिए 40 to 50 होते हैं, और उसके लिए भी अगर किसी के साथ ये भी डैमेज हो और क्या कहते हैं वो बिल्कुल नहीं ले रहा, तो उनके भी 80-90 तक होने चाहिए, ताकि रिकवरी तेज़ी से हो जाए। और फिर जो है मैंने चेक करवाया, मेरे डॉक्टर से चीज़ें पूछी, तो उन्होंने कहा आप 2 लाख आयु का 3 से 6 वीक का कोर्स तब जाके उन्होंने बताया कि ओ ये वो भी डॉक्टर यूनुस से मैंने खुद चीज़ें पूछी और उनको कनेक्ट करा अपने साथ, तो उन्होंने चीज़ें बताई। फिर हम ज़ियाउद्दीन गए, तो सबसे पहले उन्होंने केज निकाला मेरा, और केज निकालने के बाद जो है उन्होंने एंटीबायोटिक्स पे रखा। अब एंटीबायोटिक काफ़ी कॉस्टली थी उस टाइम, लास्ट अगस्त की बात बता रहा हूँ, 24 की। तो ज़ियाउद्दीन में इनफैक्ट एंटीबायोटिक लगी, और एक ही एंटीबायोटिक लगी। उन्होंने कहा कि एक ही एंटीबायोटिक लगा लो, इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोलिस्टिन। तो उन्होंने कोलिस्टिन लगाई, कोई मुझे 8 वीक्स का कोलिस्टिन का कोर्स हुआ। उस टाइम बॉडी में ऑपरेशंस की गुंजाइश ख़त्म हो गई थी मेरी। तो क्योंकि बॉडी स्पाइनल में इस टाइम तक भी इतनी सर्जरीज बर्दाश्त कर सके उमर भाई, उसके लिए भी इनक्रेडिबल। मतलब आपकी तरफ से जो आपने स्ट्रेंथ दिखाई उस टाइम पे, अनरियल। सीरियसली मैं तो सोच भी नहीं सकता। मतलब कि आप, मुझे जो लगा था हमारी बात करने से पहले, मुझे लगा आपकी पहली वो सर्जरी हुई, फिर थोड़े बहुत इन्फेक्शन हुए, और उसके बाद मतलब 2 और या 3 और सर्जरी हुई होंगी, और फिर उसके बाद कोई मेजर, उस टाइम तक मेरे 30 मेजर ऑपरेशंस हो चुके थे, 30 स्पाइनल्स लग चुके थे मुझे, और 140 ब्लड के पैक लग चुके थे। 140 नहीं, 130 के करीब उस टाइम लग गए थे। फिर उसके बाद ज़ियाउद्दीन में ऑपरेशन हुआ, और फिर ट्रॉमा में हुए। तो ये फाइनली जब आपका केज निकला और ये लोग बोले थे कि आपका इन्फेक्शन नेचुरली पहले हील हो जाए, फिर जाके हम वर्क करेंगे बोन, जब उन्होंने केज निकाला ना, तो अनएक्सपेक्टेड था कि बोन
बहुत अच्छी जुड़ गई थी। वाह। बोन इतनी अच्छी जुड़ गई थी, वो कह रहे भाई हम हिलाने के बाद भी ना मेरी क्या कहते हैं ना आपकी बोन नहीं ब्रेक हुई, तो इसमें कोई किसी चीज़ की भी ज़रूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये था कि मेडिसिन लगनी थी बस। अब मेडिसिन लगी, स्टार्ट हुई 8 वीक्स का, क्योंकि इन्फेक्शन ऑपरेशन से ना निकल नहीं पा रहा था। जब उन्होंने स्पाइनल दिया तो अंडर स्पाइनल जो है ना मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, मेरा बीपी बहुत तेज़ी से ड्रॉप करा, तो उन्होंने ऑपरेशन हाफ में रोक के बस केज निकाल के सफाई बाहर से करके रोक दिया। सेकंड सर्जरी थी क्योंकि इन्फेक्शन ख़त्म ही नहीं हो रहा था, एंटीबायोटिक का 1 वीक लगा और मेरा इन्फेक्शन स्टिल पड़ा हुआ था अंदर ही। अब डॉक्टर ने कहा ना तुम्हें हम सिर्फ नॉर्मल जो बेहोशी वो होती है ना सुन करने का वो इंजेक्शन लगाते हैं, अब इन्फेक्शन के अंदर वो कहाँ से काम करेगा। जब उन्होंने वो लगाया तो उसने काम ही नहीं किया। अब वो डॉक्टर ने कहा बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो मैंने कहा नहीं हो सकता, मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। फिर उन्होंने पूरी टीम बिठाई, तो उन्होंने कहा हम जनरल में करते हैं, कोशिश करते हैं जनरल दे के इसका ऑपरेशन करते हैं। जनरल दे के भी उन्होंने कुछ सफाई करी, फिर वहाँ से पूरी सफाई फिर भी यहाँ से नहीं हुई, यहाँ पे पॉकेट्स बने हुए थे इन्फेक्शंस के। तो वो जाके घर में 1 हफ्ते की मेडिसिन लगी, दोबारा वो पॉकेट खुद खुले और वो सारा इन्फेक्शन इतना निकला। मैंने शायद आपको वीडियो शेयर की थी उसकी। आई मे बी मुझे चेक करना होगा बट तो वो जो है ना यानी समझे आप इतना गाढ़ा वो लिक्विड निकल रहा था अंदर से कि उसको दबा दबा के प्रेस करके निकालना पड़ रहा था। वो बहुत तकलीफ थी। वो घर पे निकले 2 दफ़ा, तो इस तरीके की कंडीशन हुई है कि ज़ियाउद्दीन के ऑपरेशन से पहले जब वो इन्फेक्शन निकला है, बैंडेज वाला है घर पे और वो खोलिए उसने बैंडेज, क्योंकि मेरे कभी भी ये वुंड पूरा बंद नहीं किया डॉक्टर्स ने, ये खुद ही हील हुआ है। ऑपरेशन हॉस्पिटल्स में तो क्या था कि अंडर एनेस्थीसिया बैंडेज हो जाती थी, पर घर पे तो अंडर एनेस्थीसिया बैंडेज नहीं हो सकती। तो वो घर में तो दर्द में चीख के चिल्लाते हुए बैंडेज करवानी पड़ती थी, और इतना खुला होता था कि पूरी हड्डी यूँ करके यूँ दिखती थी। अब क्या, किसी का हाथ पकड़ो, किसी का कुछ करो तो बैंडेज कराओ। अब एक सफ़ा बैंडेज वाले आए, उन्होंने बैंडेज खोली और इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से निकला और मैं बिल्कुल यानी आंखें भी खुली हुई हैं और मुझे होश भी नहीं है। घर वाले सारे चीख रहे हैं, मुझे नहीं पता 15-20 मिनट्स के लिए मैं बेड पे ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। जब डॉक्टर्स को वीडियो दिखाई तो डॉक्टर ने कहा ये तो जान बच गई, वरना तो ये तो कुछ और हो सकता था इसके साथ, कि क्योंकि एचपी इतना ड्रॉप कर गया, 4 to 3 पे आ गया। उस दिन मुझे हर 3 दिन तक एक दिन 2 पैक्स 3 पैक्स लग रहे हैं ब्लड के, वरना एक ही पैक्स लगता है। वो डॉक्टर मॉर्निंग में अलग लगा रहे हैं, नाइट में अलग लगा रहे हैं। 2 दिन करके ऐसे किया, फिर ऑपरेशन किया, फिर ऑपरेशन में भी 2 करे, फिर ऑपरेशन के नेक्स्ट डे भी 2 लगाए, इस तरीके से। और ये वाला जो आपका इंसिडेंट था जो बेड पे 15-20 मिनट्स, मतलब ये कोई फिर वो मार्च अप्रैल का था, लास्ट ईयर मार्च अप्रैल 2024। और अब फाइनली उमर भाई जब ये आपका इन्फेक्शन हील एग्जैक्टली पर फाइनल सोल्यूशन इसका क्या निकला था, अब जो आप बोल रहे थे इस साल हुआ? ये हुआ कि ज़ियाउद्दीन में जब मेडिसिन लगी ना तो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो गई, इतना सा डॉट रह गया। ये मैंने शेयर किया था कि उसमें से इन्फेक्शन आ रहा था। अब वो इन्फेक्शन उसमें से निकल रहा, अब हम कह रहे डॉक्टर अब इसका क्या होगा। तो एमआरआई करवाया, क्योंकि इस टाइम में एमआरआई नहीं हुआ था, पूरे 2 साल में एमआरआई नहीं हुआ था इन्फेक्शन बॉडी का, क्योंकि इसके अंदर रॉड थी। अब ये नहीं था कंफर्म कि इसके अंदर टाइटेनियम है या क्या है। अगर टाइटेनियम है तो एमआरआई हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो ज़ियाउद्दीन ने कहा एमआरआई करवाओ, पता चले तो है क्या इसके अंदर। डॉक्टर जमील थे इन्फेक्शन डिजीज़ के डॉक्टर वहाँ पे, उन्होंने इतना सपोर्ट किया है पूरे टाइम पीरियड में। इस तरीके के कोई इन्फेक्शन डिजीज़ या कोई से भी डॉक्टर नहीं मिले, वो पर्सनली कॉल्स करके पूछते थे क्या कंडीशन है क्या है, और बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। डॉक्टर जमील ज़ियाउद्दीन में होते थे इन्फेक्शन डिजीज़ के, तो वही सारी देख रहे थे। पर उन्होंने उनसे सिर्फ एक मिस्टेक उस टाइम ये हुई कि उन्होंने कॉलिस्टिन जो है ना मुझे दे दिया, और उसके साथ 1-2 मेडिसिन और लगनी थी, मैरोपेनम और वैंकोमाइसिन, वो उन्होंने स्टॉप कर दी, क्योंकि जो है ना मेडिसिन महंगी पड़ रही थी। उन्होंने कहा इसी से क्योर हो जाएगा, उन्होंने उस टाइम नहीं लगाई। तो वो डॉट ना हल्का सा रह गया, तो इन्फेक्शन जब एमआरआई हुआ तो उसके अंदर आया। अब मैं आगा खान गया, आगा खान के डॉक्टर थे इन्फेक्शन डिजीज से, उनसे जब पूरी उन्होंने हिस्ट्री सुनी और सब कुछ, उन्होंने कहा
लास्ट मिस्टेक सिर्फ यहाँ पे ये हुई है कि लास्ट जो तुमने कोर्स किया है 8 वीक्स का, उसके अंदर तुमने कॉलेस्ट्रिन के साथ मेरोपेनम और वैंकोमाइसिन भी लगानी थी। कोई 12 लाख की मेडिसिन लगी थी उस टाइम घर में, वाओ। 8 वीक्स में। तो अब डॉक्टर ने कहा कि कहते हैं आगा खान के कि अब दोबारा से मेडिसिन लगनी है, दोबारा से आपका ऑपरेशन होना है। मैंने कहा सर नहीं हो सकता पॉसिबल, बॉडी ने भी जवाब दे दिया है और फाइनेंशियली भी हम पूरे हो गए हैं, अब नहीं कर सकते कुछ भी। तो डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा इसके अलावा हल क्या है, या तो आप ऊपर से एम्पूटेट कर दें आप, पूरी टंग यानी हाफ शाफ्ट से, हाफ फीमर जहाँ से ब्रेक है डैमेज है वहीं से फीमर आप एम्पूटेट कर दें। तो डॉक्टर ने कहा आप कह रहे हैं तो हो सकता है, मगर मेरी माने तो आप 1 वीक के लिए ऑपरेशन करवा के, ऑपरेशन तो हो जाएगा 2-3 लाख रुपए में कहीं से भी, ऑपरेशन करवा के आप 1 वीक के लिए मेडिसिन लगा लें जो मैं बोल रहा हूँ। तो उस टाइम मेडिसिन का ये इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए थे कि बॉडी जाती थी ना, जैसी मेडिसिन लगना स्टार्ट होती थी मेरा क्रिएटिनिन इतना बढ़ जाता था और उल्टियाँ शुरू हो जाती थी, खाना पीना रुक जाता था, पाँव सिर्फ हड्डी बचती थी, इसकी सिर्फ हड्डियाँ रह जाती थी इसमें। अब ये इफ़ेक्ट आए तो मैंने डॉक्टर से शेयर करी, मैंने कहा स्पाइनल भी नहीं लग रहा है मुझे, स्पाइनल में भी बीपी ड्रॉप कर रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा अंडर एनेस्थीसिया मत करवाओ, सिर्फ वैक्यूम्स आते हैं बाहर से, तो हम वो लगा के उसकी जितना भी इन्फेक्शन होगा वो खुद मशीन खींचती रहेगी। तो हमने कहा ये ट्राई करते हैं। फिर ऐसे ही बस कहीं से मेरे दिमाग में आ गया कि हम ट्राई ले सकते हैं ऑपरेशन, अगर यहाँ से नहीं हो रहे थे। मेरे जहन में था ट्रॉमा सेंटर के जो हेड थे डॉक्टर अकमल सुल्तान, वो क्लिफ्टन में बैठते हैं, उनका पर्सनल क्लिनिक है वहाँ पे। तो मैंने कहा एक दफ़ा उनके पास पर्सनली जाके दिखाया जाए, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर से तो हम लामा होके गए थे, लामा वाले पेशेंट्स को हॉस्पिटल वापस नहीं लेता जो अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। तो डॉक्टर अकमल के पास गए, डॉक्टर अकमल से पूरे केस शेयर किया कि सर मैं 23 में था आपके पास, ये इश्यूज़ थे, जब क्लियर नहीं हुए हम चले गए। तो डॉक्टर अकमल ने कहा क्या कहते हैं पूरी कराची घूम लिया आपने, अब चलो फाइनेंशियली इश्यूज़ भी हो गए तो वापस आओ, हम कर लेंगे। डॉक्टर अकमल ने वापस बुलाया मुझे और मेरे पुराने ही सर्जन को वापस उन्हीं के अंडर दिया, मगर अपने अंडर में रखा हुआ था उन्होंने उनको। सही। तो उन्होंने पहले तो बेड नहीं था, पर्सनली खड़े होके पूरे हॉस्पिटल में किसी भी डिपार्टमेंट में बेड मिल जाए उन्होंने खुद खड़े होके बेड अरेंज करवाया मेरे लिए डॉक्टर अकमल ने। और वो बेड हुआ फिर, ये 25 की बता रहा हूँ, ये इस ईयर की जनवरी की बात। तो जनवरी में उन्होंने अरेंज करवाया, मुझे बेड मिला और 15 डेज 10 to 15 डेज से मैं हॉस्पिटल में ऐसे ही स्टे किया हुआ था। ऑपरेशंस की डेट नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ क्योंकि मैं दूसरे वार्ड में था और क्या कहते हैं मुझे ऑर्थो में होना चाहिए था, मगर मैं ऑर्थो में नहीं था। तो ऑर्थो डिपार्टमेंट में जब बेड मिला मुझे तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन रखा और उन्होंने ऑपरेट करके पूरी बोन की सफाई करी और सब सफाई करके मेडिसिन स्टार्ट करी। अब मेडिसिन्स के रिएक्शंस आना शुरू हुए। अब मेडिसिन्स के रिएक्शंस ये थे कि बॉडी में एकदम से पानी फैलना शुरू हो गया, मेरा पेट यहाँ से इतना फूला कि एब्डोमिनल साइड के मेरे स्ट्रेच मार्क्स आ गए, रेडिश हो गई सारी स्किन और एकदम से स्वाइल आ गया बॉडी के अंदर। और फिर जो है जब मेरी रिपोर्ट्स आई इसकी इन्फेक्शंस की, उसके अंदर जो मेडिसिन्स थी, तो मेडिसिन्स में क्या था कि जो मुझे मेडिसिन लग रही है कोलेस्ट्रिन, अब वो कोलेस्ट्रिन इतनी लग गई है कि बॉडी ने उसको अडॉप्ट कर लिया कि अब वो पानी का काम कर रही है और सिर्फ पूरी मेडिसिन में से सिर्फ एक मेडिसिन निकल कर आ रही है जो पाकिस्तान में इन्फेक्शन डिजीज़ की ज़ेविसेप्टा, वो इतनी कॉस्टली है कि 9,000 का एक इंजेक्शन है वो, और दिन में मुझे 3 लगने हैं। ओह माय गॉड। और फिर उसके साथ मुझे मेरोपेनम और वैंकोमाइसिन भी लगनी है, समझ लें 40,000 की पर डे की मेडिसिन लगनी है, जस्ट पर डे की 40,000 की मेडिसिन लगनी है। और ये कितने टाइम का कोर्स था आपके लिए? 6 वीक। 6 वीक्स जी। अब ये मेडिसिन भी इतनी वो थी स्पेसिफाइड कि डॉक्टर्स ने कहा, ट्रॉमा सेंटर की टीम ने कहा हम अरेंज नहीं कर सकते, सिर्फ एक पेशेंट के लिए बाहर से मेडिसिन आएगी और उसको लगे, आप अगर अरेंज कर सकते हैं तो खुद लगा लें। फिर लिंक्स लगाए थोड़े से, पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ लिंक्स निकले, तो ट्रॉमा सेंटर के जो हेड है
उन तक बात गई, उन्होंने अपने अंडर में लिया मुझे फिर, और जो है फिर उन्होंने वो मेडिसिन अरेंज करवाई, वाओ, ओके। और वो 6 वीक लगी मुझे मेडिसिन पूरी। और इसमें आपका कुछ खर्चा हुआ था? नहीं, वाओ। क्योंकि तो वो ट्रॉमा सारी सेंटर, मेडिसिन आपको उन्होंने लगा के ट्रॉमा दी? सेंटर वालों ने फ्री, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर गवर्नमेंट बेस है, तो वहाँ पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, सही। चीज़ें ठीक हुई। पर उस टाइम मेरा लिवर ख़राब होना शुरू हो गया, बॉडी में पानी भरना शुरू हो गया। ये था कि मेडिसिन इतनी लगी हैं तो ये मैं खुद रिकवर कर जाऊँगा, घर एक दफ़ा ये हील हो जाए, मैं बेड से उठ जाऊँ, तो ये मैं खुद क्लियर कर लूँगा। हाँ। तो यही हुआ, और डॉक्टर्स ने कहा 6-8 मंथ्स लगेंगे, बट ये आखिरी ऑपरेशन है, इसके बाद अगर इन्फेक्शन होता है, मेडिसिन्स ख़त्म हो गई हैं पाकिस्तान में, अब मेडिसिन्स नहीं बची हैं कि तुम्हें एंटीबायोटिक्स लग जाएं। जितनी भी मेन एंटीबायोटिक्स हैं, 6 ग्रेड की, 4 ग्रेड की, सब लग चुकी हैं तुम्हें। जेविसेप्टा थी आखिरी, वो भी लग गई है, अब कुछ बचा ही नहीं है, क्या लगेगा। अब अगर कोई भी ऑपरेशन करवाते हो, उस टाइम तक मेरा नी का ऑपरेशन होना था, इसके अंदर ऑपरेशन करके एंटीबायोटिक बीट्स होती हैं, वो डाली थी, क्योंकि अंदर भी उसको मेडिसिन देनी है, तो वो डलनी थी, वो निकलनी थी। मेरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा स्कार है, बिल्कुल हड्डी के साथ चिपक गया, वो भी क्लियर करना था डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि अब ना मेडिसिन लग सकती है, ना इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कोई ऑपरेशन हो सकता है, और इन्फेक्शन के चांसेस इतने हैं कि हम हल्का सा वुंड खोलने जाएंगे, इन्फेक्शन वापस आ जाएगा, तो कोई ऑपरेशन रिस्क नहीं ले सकते, नी को आप ऐसे ही छोड़ दो। तो मैंने कहा नी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नी नहीं बैंड होगा तो मोबिलिटीज़ नहीं मिलेंगी मुझे इतनी, क्योंकि अब आइडिया हो गया था कि डॉक्टर से किस तरीके से बात करनी है ट्रॉमा सेंटर में, और वो भी फिर मुझे रिस्पॉन्ड करते थे, क्योंकि दूसरे पेशेंट्स को नहीं रिस्पॉन्ड करते डॉक्टर्स। आप जब तक आपको कुछ नहीं खुद पता होगा ना, आप नहीं पूछ सकते डॉक्टर से, तो वो भी आपको नहीं बताएंगे। सही, यस। तो डॉक्टर्स ने फिर मुझसे बात करना शुरू करी, तो उनसे बहुत अच्छी बात होती थी, वो रिस्पॉन्ड करते थे, सारा स्टाफ बहुत अच्छा था, ट्रॉमा सेंटर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। और फिर जाके क्या कहते हैं, उन्होंने कहा बस ये लास्ट ऑपरेशन है, इसके बाद अब मत करवाना, कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले तुम ऑपरेशन मत करवाना। अब मैं इधर उधर घूमा नी के लिए अल खलीज गया, इधर उधर, श्योरिटी किसी ने नहीं दी कि नी बैंड हो जाएगा। हाँ। मगर मैंने फिजियो पे ही सारा वो रखा कि फिजियो करवाता हूँ, कहीं ना कहीं बैंडिंग का आ जाए। हमने 3 to 4 मंथ ट्राई किया फिजियो करवाकर। इस दौरान हमने एक प्रोस्थेटिक बनवाया। स्टम मेरा बहुत अच्छा बन चुका था 2.5 साल में ही, क्योंकि स्टम की तो कोई सर्जरी नहीं हुई थी, सर्जरी सिर्फ ऊपर की हुई थी। मैं बैंडेजेस वगैरह खुद कर रहा था, फिगर 8 की पढ़ के सब चीज़ें मैंने खुद करी थी। स्टम मैंने शेपिंग अच्छी दे दी थी। मैं कहीं भी गया, बायोनिक्स गया था मैं, तो बायोनिक्स वालों ने भी यही बोला कि स्टम आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, पर इशू ये है कि आपकी लेंथ का इशू है कि जॉइंट हम नीचे दे नहीं सकते, और लेंथ है आपकी बड़ी, क्योंकि बायोनिक्स के लिए केस नया था। हाँ। और उन्होंने रिसेंटली बायोनिक्स वाले हाथों के लिम्स बेहतर बनाते हैं, अपर लिम्स बेहतर बनाते हैं, राइट? लोअर लिम्स में थोड़ा मतलब थोड़ी उनकी आउटडेटेड है, या फिर अभी रीच कर रहे हैं उस लेवल पे इंशाल्लाह। तो हमारी जब बात हुई थी उमर भाई आपके प्रोस्थेटिक लिम्ब के बारे में, तो वो चीज़ आप ज़रा शेयर करें कि आम जो लिम्ब है, नॉर्मल जो आपको मिलती है, वो आपके लिए क्यों सूटेबल नहीं थी, और जो आपने लगाए थे ऑलरेडी उसमें क्या इश्यूज आ रहे थे आपको? उसमें यह था गुल भाई कि केस ऐसा है कि मेरा अपना नी मौजूद है, और हमें नी भी चाहिए, नी जॉइंट भी चाहिए मोबिलिटी के लिए। अब हमने एक सर हैं IPMR के, उनसे डिस्कस करा, तो उन्होंने कहा हम 3R21 है, ऑटोबॉक का ही है, जर्मनी का जॉइंट, वो हम यूज़ करते हैं। जब हमने वो लगाया, सॉकेट बना और चीज़ें ठीक लगी, एटलीस्ट मैं खड़ा हो गया, बोन उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई मेरी। पर जब मैं नॉर्मली चलूँ उसको पहन के, तो मैं 3 से 4 दफ़ा मैं बकल होके फॉल कर रहा हूँ। एक दफ़ा मैं बाहर गिरा, फिर 2 दफ़ा, क्योंकि अब मैं अवॉइड करूँगा गिरना, क्योंकि गिरना पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। वो जो एक आपका इंसिडेंट हुआ था जिसमें आप वॉक वो इंसिडेंट हो गया, उसके बाद अब डॉक्टर्स ने तो बिल्कुल मना कर दिया ना, सर्जरीज पॉसिबल ही नहीं है अल्लाह अल्लाह करके, क्योंकि चीज़ें बेहतर हुई हैं, और 2.5 साल के बाद रिकवर हुआ हूँ मैं, 2.5 साल बाद। वरना जब मेरे ऑपरेशंस हुए, समझे मैं 2.5 साल उसी बैक पे आ जाता था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हर 3 महीने के बाद मैं उसी जगह खड़ा होता था जहाँ पे मैं एक्सीडेंट के 1 महीने के बाद जो खड़ा। आपने प्रोस्थेटिक लगाई थी, इसका एग्जैक्ट नाम क्या था? 3R21 जॉइंट था, नी जॉइंट। हाँ। और बाकी सारी नॉर्मल चीज़ें थी जो हमारी लोकल बनती हैं। और उसमें मतलब आपके जो बकलिंग वाले इशू थे
वो मतलब फ्लैट सर्विस पे आ रहे थे या वो अनइवन फ्लैट सर्फेस? सरफेस पे भी थे, क्योंकि फ्लैट सरफेस पे चलो वो कहीं ना कहीं पीछे ही मुड़ जाए। और अब सर का ये कहना था कि मैं अपनी तरफ से जल्दी कर रहा हूँ चीज़ों को, मगर मेरा ये था कि मैं चल भी रहा हूँ, अब मुझे अगर किसी को साथ लेके ही चलना है उसके साथ, तो फिर मुझे प्रोस्थेटिक की नीड क्या है? मैं तो वॉकर के साथ चल लूँ, वही फायदा ज़्यादा क्या है उसका? बेहतर है। तो अब ना मैं उसको पहन के ऊपर चढ़ सकता हूँ, ना नीचे उतर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सिर्फ मैं उठता था और क्या कहते हैं, एक दो कदम लेके फिर बैठ जाऊँ मैं, ये काम था। सिर्फ खड़ा हो सकता था उसके ऊपर, चल नहीं सकता था। अनइवन सरफेसेस पे तो बिल्कुल चल नहीं सकता था मैं। जैसे बाहर वाली हमारी बाहर सड़कें वगैरह मैं हैं। हल्का सा बाहर बैंक निकला तो वहाँ पे बैंक के बाहर में आके गिर गया। ओह। नॉर्मल चीज़ें थी, नॉर्मल फुट था उसका, जैसे हमारे लोकल फुट्स होते हैं। नॉर्मल लाइनर था, जो उनका फॉर्म वाला लाइनर होता है। ये सारी चीज़ें थी उसके अंदर। सिर्फ जॉइंट जो था कॉस्टली था, वो भी हमें वो कोई वाला आपको जॉइंट कितने का पड़ा था उमर भाई, जो वो भी नॉर्मल? हमें कोई 430 450 तक की टोटल? लेग टोटल हुई थी। ठीक है। और फिर आपको फाइनली ये इस ऑटोबॉक 3 नाम है या क्या एग्जैक्टली इसका इस वाले ये लिंक का जो नाम? जॉइंट है ये है 3R106 हाँ। प्रो। अब इसका ये है कि मैं फिर इसके बाद वो जब काम नहीं किया तो फिर मैं इंडस हॉस्पिटल गया, मैं बायोनिक्स भी गया और दो तीन जगह और गया। सब ने कहा आपका केस ऐसा है कि इसमें कोई जॉइंट नहीं लग सकता, सॉकेट लगेगा और डायरेक्ट आपका पाइलॉन लग जाएगा और फिर फुट लग जाएगा, दैट्स इट। इसके बाद कुछ भी नहीं है। मगर जब स्ट्रेट वो रॉड होगी तो बेंडिंग आ ही नहीं सकती। मैं कहीं हम्म। बैठ नहीं सकता फोल्ड करके जैसे अभी बैठा हुआ वरना फिर आपको हूँ। सीधी टांग सीधी करनी। टांग नहीं, मैं बाइक बाइक पे बैठ सकता हूँ ना कार में बैठ सकता हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाइक पे भी आना जाना कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस टाइम मैंने खुद पढ़ा और फिर एक आज़म सर्जिकल किसी ने मुझे रिकमेंड किया, डॉक्टर मुदस्सिर ने ही उस टाइम बताया था आज़म सर्जिकल के बारे में। तो मैं आज़म सर्जिकल गया तो उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करी। उन्होंने पहले रिकमेंड किया था 3R80। हम्म। अब 3R80 भी इतनी ही कॉस्टली है, पर 3R80 जॉइंट इटसेल्फ बहुत बड़ा जॉइंट है और काफ़ी नी के शेप में होता है। वो इस तरीके से होता है, गोल बिल्कुल जैसे हमारा नी जो है फीमर के नीचे से बिहेव करता है, यूं करके मुड़ता है, उसी तरीके का। पर वो इतना बड़ा जॉइंट है, मेरे पास स्पेस है ही नहीं। वो देख के ही पता चल रहा था कि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, क्योंकि मेरा स्टम्प नी भी मौजूद है हम्म। और स्टम्प भी है उसके नीचे 4 इंचेस का, 5 इंचेस का, और उसके बाद चीज़ें लगनी है। अब अच्छा। सॉकेट जब लगेगा 2 इंच का और गैप आ गया तो फिर इसको करने के लिए तो स्पेस चाहिए मुझे। हम्म। तो जॉइंट इतना बड़ा हो कि वो लग जाए। अब जब हमने इसको देखा 3R106, क्योंकि यही जॉइंट एक बच रहा था, अब इतना आइडिया नहीं था कि ये भी इतना बड़ा होगा। उस टाइम ऑर्डर जब दिया हमने तो ये था कि ये स्टेबिलिटी देगा और चीज़ें अपनी तरफ से मैनेज करेगा, फॉल होने नहीं देगा मुझे, तो हम्म। पीछे फॉल नहीं करेगा। और जब मैं प्रैक्टिस करूँगा तो बहुत यूज टू हो जाएगा ये मेरे लिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी प्रोग्रेस देखी भी है। मतलब पहले कहाँ थी जब आपने आज़म सर्जिकल में लगाई थी, हसीब भाई ने जी लगाई थी उस टाइम, वर्सेस जो आपने अभी मुझे एक रिसेंटली जी, वीडियो भेजी जहाँ पे आप घर में वॉक चल कर रहे रहा हैं हूँ। बैक एंड फोर्थ। तो वो वाला वो स्टेबिलिटी आपके पास अब आ गई उमर भाई कि आप खुद चल सकें? बिल्कुल, घर में अन इवन सरफेसेस पे और अनइवन सरफेसेस पे भी, जैसे गली है, गली में इतने गड्ढे नहीं होते, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट स्टिक चल लेता हूँ वहाँ पे। हम्म। और ये है कि बाहर तो निकलने के लिए कहीं स्टेयर्स इतनी बड़ी होती हैं कि हमें बिल्कुल स्टेप नीचे रखना पड़ता है और कहीं गड्ढे आ जाते हैं, और इसके अंदर भी रॉड है। अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में क्या है, ये नी फ्रीज हुआ हुआ है रॉड की वजह से, हम्म। कहीं काम करता है और कहीं काम नहीं करता है। तो जो है ना, मुझे इसकी वजह से भी सपोर्ट चाहिए होती है इसमें जब तक रॉड है। इसलिए 6 to 8 मंथ प्रॉपर लगेंगे, क्योंकि 2.5 साल तक बेड पे रहा हूँ और कुछ स्पाइन के इश्यूज हो गए। इतने स्पाइनल लगने के बाद स्पाइन के इश्यूज आ गए, स्पाइन थोड़ा सा बैंड हो गया है तो नीचे से। अभी मेन यही है कि फिजियो आपकी होनी है, जी, राइट और लेफ्ट लेग दोनों की, कि राइट ले आप स्टार्ट करें अंडरस्टैंड करना कि अच्छा ठीक है अब इस तरीके जी, से चलते हैं। लास्ट 2 वीक से 2 वीक्स पहले मेरी फिजियो हो रही थी। 2 वीक्स मैंने फिजियो करवाई है घर पे, उससे मेरी लिम्पिंग ख़त्म हो गई, जो आपने वीडियो में नोटिस हाँ। करी है। यस। लिम्पिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर जो है वेट इस पे डालना, क्योंकि इस पे सबसे मेन चीज़ है कि इस लिम्प पे वेट डालूँ मैं, क्योंकि वेट डालना ही ख़त्म हो गया था। क्योंकि अब जब मेरा ये पूरा लेग जो है ऐसे ही रहा है 2 साल 2.5 साल से, तो जॉइंट में जो होता है हिप जॉइंट में
गैप आना शुरू हो जाता है। अब उस पर गैप वेट पड़ेगा तो जोर लगेगा, दर्द होगा और आदत नहीं होगी, तो फिर मैं टिल्ट इसी पे ये, क्योंकि माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी मैंने इसी पे रहना है तो मैं यूं रह के चलूँगा। अब जब तक मैं इस पे वेट नहीं डालना सीखूंगा तो मैं बैलेंस होके खड़ा होना नहीं सीखूंगा, और लिम्पिंग भी वो वहीं पे रहेगी। और ये है कि लिम्पिंग थोड़ी बहुत बाद में भी रहेगी। वो इशू ये है कि मेरा ये वाला नी साउंड लिम्प का जो जॉइंट है वो ऊपर है और इसका जो जॉइंट है वो नीचे है, एक्सिस। बट फिर भी लाइक डे टू डे जो आपकी टास्क पहले नहीं हो रही थी वो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप कर सक रहे हैं मैं खुद आना जाना कर रहा फॉर हूँ। एग्जांपल बहुत ही सबसे छोटा एग्जांपल, क्या आप बाथरूम वॉशरूम, खुद जा बिल्कुल सकते हैं? वॉशरूम खुद जा सकता सबसे हूँ। बेसिक वाली चीज़। मेन चीज़ ये है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वॉशरूम ने किया है इन 2.5 साल में कि आप डिपेंडेंट हो गए दूसरों के लिए, दूसरों के ऊपर। और फिर जो है क्या कहते हैं, आपको छोटा सा भी कोई काम हो तो आपको कोई बंदा चाहिए कि और भाई अभी आप आए हैं तो अकेले आए हैं, अकेले तो आई आए थिंक दैट जी। बहुत अच्छी चीज़ है। और उमर भाई अब आगे के लिए आपके क्या प्लान्स हैं कि आप जॉब वगैरह ये सारी चीज़ें अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे? इंशाल्लाह। मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आप 36 केजी जी। का इंक्लाइन प्रेस कर रहे हैं, वो देख के मैं थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि मैं बोला वाह यार, मतलब यहाँ तक उसका दोबारा ये आप है पहुँच कि गए, इनक्रेडिबल। तो ट्रेनिंग आपने दोबारा कब शुरू की? सॉरी। उसका ये है कि वेट, क्योंकि अब मेरा ये था कि जब मैं कमज़ोर था तो फिर भी कमज़ोर तक मैं ठीक था। वेट जब मेडिसिन की वजह से गिर गया, जब लास्ट ईयर अभी मेडिसिन लगी जनवरी से लेके मार्च तक, तो उसमें एकदम से वेट मेरा बहुत ज़्यादा हुआ। और ना घर में भी जब मिला मैं 3 महीने के बाद घर में लोगों से, तो किसी ने बोला कि यार मोटा हो गया ये तो। और मोटा अब हमारे लिए ये होता है कि बहुत ज़्यादा हमें टॉन्ट में लगता है। हाँ। हम जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उनको बहुत टॉन्ट लगता है, यार मोटा कैसे बोल दिया। अब वो एक हिट करता था यार कि मेरी कंडीशन तो देखो, मुझे मोटा बोल रहे हो। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो इसके ऊपर काम करूँगा। मैंने सबसे पहले घर में साइकिल ली। अब मैं पहले अपने इसी लिम्ब से साइकिल चला रहा था, फिर मैंने कोशिश करी पुराना वाला लिम्ब पहन के मैं उससे साइकिल चलाऊं। हाँ। मगर वो अटकता था, उसमें इतनी फ्लेक्शन है नहीं कि वो कहीं ना कहीं आके उसकी इस वाली के साथ आप कर सकते हैं? इस वाली के साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह साइकिलिंग कर रहा हूँ। वाह यार, इसके साथ प्रॉपर जोर के साथ और साइकिलिंग आराम से हो जाती है। तो मैंने साइकिलिंग से पहले वो किया, फिर मैंने अपनी डाइट को बिल्कुल प्रोटीन बेस्ड डाइट करा और वहाँ से मैं कुछ लेकर आया। फिर मैंने एक्सरसाइज प्रॉपर स्टार्ट करी कोई 1.5 मंथ पहले, तो 45 डेज चैलेंज जो स्टार्ट किया था। अमेजिंग। तो उसमें ये था कि मैं मॉर्निंग में फजर में उठ के नमाज पढ़ के तिलावत करके मैं साइकिलिंग कर रहा था, और उसके बाद मैं सोता था, फिर शाम में मैं घर में वर्कआउट करता था। और फिर लास्ट वीक से मेरे पड़ोसी हैं, वो मेरे घर के नियरेस्ट जिम है, तो वो जा रहे थे, उन्होंने बोला यार जिम वाले आपको बुला रहे हैं, वहीं पे ट्रेनिंग करो आके। तो मैंने कहा चलें वहीं पे ज्वाइन करते हैं। तो 2 वीक्स पहले मैंने उनको ज्वाइन करा, और मैं घर पे 20 kgs के डंबल्स थे मेरे पास, तो 16 का एक डंबल था, तो मैं उससे इजीली सुपर सेट करके इंक्लाइन प्रेस और इंक्लाइन फ्लाई में लगा लेता था। अब मैंने जब जिम ज्वाइन करा, मशीन्स देख के, तो वो पहला दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक अजीब था। जिम में इंटर हुआ हूँ, वो वाइब भी अजीब थी मेरी। इवन के आंसू भी आए मेरे। मैंने इंटर हुआ, मैं आधा घंटा में बैठ के सिर्फ मशीनों को देख रहा था, सारी मशीन्स को देख रहा, सबके पास गया। मैंने कहा यार ये वाइब ही अलग आ रही है, ये घर में नहीं आ रही थी मुझे। तो पहले दिन मैंने वर्कआउट नहीं किया, मैं सिर्फ बैठा हुआ था। सेकंड डे कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा जिम करना है। फिर उन्होंने, मैं 20 kg से प्रेस लगा रहा था, उन्होंने कहा उमर भाई हमने 36 आपके लिए मंगवाया है जिम वाले बंदे ने। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इंशाल्लाह 1 महीने में लग जाएगा। मैंने नेक्स्ट वीक जो है मैंने 30 ट्राई किया, वो जब लगा 12 रेप्स लगे उसके, मैंने कहा इजीली मैं 36 लगा लूंगा। लास्ट ये हर जिम ब्रो में है कि बस करना है जो भी है करना है। तो फिर अब ना जॉइंट सपोर्ट थोड़ी सी कम हो गई है, एल्बो में ना थोड़ा सा वो आ गया है। अब एक तो पिक करना जो होता है ना हमारा, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रख के पिक कर लूं, लिफ्ट। तो अब मैंने यहाँ पे रख के तो कर लूं, क्योंकि इसमें रॉड है, मगर इसमें फिर भी मैं कर लेता हूँ। अब मगर इसमें रख के नहीं कर सकता, अब मुझे यहाँ से शिफ्ट लेना पड़ता है, पूरा बॉडी वेट लगा के यहाँ पे लेकर आना पड़ता था। मगर वो भी आपने खुद किया? जो आपने दोनों मैंने खुद किया है। वाह यार। तो वो मैंने रखे, मैंने कहा नहीं हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पड़ोसी, मैंने कहा नहीं करते हैं हम इसको ना 36 करते हैं। अब मैंने एक उठा के इधर रखा,
मुझे लग रहा था नहीं होगा उमर, 2-3 निकलेंगे बस। हाँ फिर जब मैंने करा ना पूरे 12 निकल गए वो। मैंने कहा बस हो गया ये भी फिनिश, अब इससे बड़ा कोई जिम में डंबल नहीं है यहाँ पे। अब दूसरे जिम पे हाँ, अब दूसरे जिम में जाना है। ओह वाओ, अमेजिंग। तो उमर भाई, आई गेस मतलब आपकी प्रोग्रेस माशाल्लाह इस छोटे से टाइम फ्रेम में ही इतनी अच्छी हुई है, इस अल्हम्दुलिल्लाह, साल में अल्हम्दुलिल्लाह। जाके आपका फाइनली कुछ मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। जी एंड इंशाल्लाह आपकी शादी भी है, जी, कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अमेजिंग। इसमें उमर भाई ऑब्वियसली आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन तो था, बट एक इमोशनल बर्डन तो एक अलग ही हिट हुआ। मतलब बिल्कुल। ऑब्वियसली आप एक अलग डिप्रेशन में चले गए होंगे नेचुरली, क्योंकि अब हर कोई जितना भी अपने एफर्ट लगाए, हर कोई जितना भी अपना टाइम दे, फिर भी जो बंदा वो पोजीशन में है जिस पोजीशन में आप थे, फिर भी उसको इनफ नहीं फील होगा, जी क्योंकि कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील होगी कि यार जी मैं इस पोजीशन में क्यों हूँ। जी। तो उस वक्त मतलब आपके लिए क्या एक ड्राइविंग फैक्टर था कि यार हो जाएगा, जो भी है हो जाएगा किसी ना सबसे किसी मेन तरीके से? चीज़ तो मैंने आपसे ना जिक्र करी कि नबिया का, वो पहला साल जो एक्सीडेंट का था उसमें नबिया का मेरे साथ था। और सेकंड, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, कोई 25-28 मेंबर्स हैं हमारी घर में, माशाल्लाह। तो उनका भी था। अब वो फर्स्ट ईयर के बाद जो है ना, एक साल निकलने के बाद सबकी अपनी अपनी लाइफ्स हैं, जॉब्स हैं, सारे मेरी एज के कज़न्स हैं, तो सबका होता है कि मॉर्निंग में जॉब जा रहे हैं और इवनिंग में आ रहे हैं। और फिर रमज़ान, लास्ट ईयर के जो रमज़ान थे ना, तो वो रमज़ान आया। अब हमारे यहाँ रमज़ान में क्या होता है कि पूरी फैमिली का दस्तरखान एक ही जगह लगता है और सारे वहीं पे अफ्तारी करते हैं। और वो टाइम बहुत हिट करता था कि मैं अकेले रूम में बैठा हूँ और सारे रमज़ान में बाहर इफ्तार कर रहे हैं। वो बहुत हिट होता था, बहुत ज़्यादा हिट होता था। फिर लास्ट इस साल का भी रमज़ान मेरा पूरा ट्रॉमा सेंटर में निकला है, पूरा ट्रॉमा सेंटर में निकला। और फिर जो है क्या कहते हैं, ये था कि जब मैं पेरेंट्स को देखता हूँ ना अपने, और अब क्योंकि उन्होंने 25 ईयर्स इन्वेस्ट करें, 25-26 ईयर मुझे रेस करके यहाँ तक पहुँचाया, अब मैंने उनके लिए कुछ करना था। और मैं इतना कुछ हो गया मेरे साथ, मैं बेड पर आ गया, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो जो हिट था, तो वो था कि मगर ये थी कि अल्लाह ताला ने ये आजमाइश दी है तो अल्लाह ताला निकाल देंगे मुझे। क्योंकि मैं अगर अपनी जर्नी को देखूं इस तरीके से, तो सारे सेटअप्स अल्लाह ताला ने पहले से करके रखे थे। फॉर एग्जांपल कि 8 ईयर्स पहले जिम का एकदम से क्रेज़ उठ गया, जिम करना स्टार्ट किया। इकरा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मैं फील्ड में आ रहा हूँ, फिटनेस की फील्ड में। आपने ग्रेजुएशन किस चीज़ में की? BBA। ओके, सही। तो फिटनेस की फील्ड में आके मैं फिटनेस में हूँ, और वो एक सेटअप बना हुआ था क्योंकि मुझ पे ये आजमाइश आनी थी, और उसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे पहले से ही स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि ये टाइम निकाल दूंगा मैं। और फिर ट्राइफिट में हो गया, फाइनेंशियली इश्यूज वहाँ से थोड़े कम हो गए। हाँ ऑब्वियसली इतना बड़ा टाइम पीरियड कोई भी नहीं निकाल सकता, बहुत ज़्यादा बंदा फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाते हैं, और वो हम पर आए। और जो है वहाँ से चीज़ें कम हुई, ट्रैफिक से लिंक्स थे, आप बने, और भी आपकी तरफ और भी बहुत सारे लोग थे, तो वो भी सारे थे। और फिर उसके बाद नबिया का भी मिलना ट्रैफिक में ही हुआ। हाँ। और फिर इसलिए अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखी हुई थी मेरे लिए कि मुझ में ये टाइम आना है। और जब तक मुझे रिकवरी नहीं मिली, जब तक मुझ पे पूरी आजमाइश नहीं हुई, जब मेरी बॉडी ने गिव अप कर दिया ना कि अब ऑपरेशन नहीं हो रहे, हीलिंग नहीं हो रही, और एंटीबायोटिक्स ख़त्म नहीं हो गई, एंटीबायोटिक्स ख़त्म हो गई, अब बॉडी ने गिव अप कर दिया, तो वहाँ पे मुझे अल्लाह ताला ने रिकवरी भी दे दी। अब मुझे ये था कि मैं ये भी कर जाऊँगा, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ये बहुत एक रेयर पॉजिटिव माइंडसेट है उमर भाई, कि हर किसी में ये नहीं होता कि आप इतनी चीज़ों के बाद फिर भी एक लाइफ को एक पॉजिटिव आउटलुक में देखें। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, गुल भाई, मेंटली एंड फिजिकली। एक चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है कि अपने से नीचे वालों को देखो। मैं हॉस्पिटल जाता था तो पेशेंट्स को देख के ना उनकी अपनी स्टोरी बहुत छोटी लगती थी और उनकी स्टोरी बहुत बड़ी लगती थी। तो वो पॉजिटिव मेरे लिए बहुत था कि मैं हूँ इस तरीके से, मेरे साथ घर वाले हैं, या मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, वो अकेले हैं, या उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, या उन्हें तकलीफ़ मुझसे ज़्यादा है, अपनी तकलीफ़ में भूल जाता था। ये
अमेजिंग उमर भाई. आई गेस अगर आपको और कुछ शेयर करना हो तो आप बता ना सकते हैं. यही है अभी तक तो. Okay. अब कल से नई लाइफ शुरू होनी है मेरी. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. जज़ाकल्लाह. एंड आपकी शादी इंशाल्लाह बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी इंशाल्लाह. गुजरेगी. और इसमें उमर भाई अब कैलिस्थेनिक्स करेंगे हम इंशाल्लाह जिम में साथ. इंशाल्लाह. तो मुझे इंशाल्लाह. उसका वेट है, इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह. साथ करेंगे. बट एक चीज़ जो मैं सबसे बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया था. व्हेन आई पुट दैट इंस्टाग्राम स्टोरी आउट, जब उमर भाई ने मुझे सिर्फ वो बिल भेजा था इस जो प्रोस्थेटिक की, और हाइड्रोलिक प्रोस्थेटिक, सही बोल रहा हूँ उमर भाई? तो दिस हाइड्रोलिक प्रोस्थेटिक लेग वाज कॉस्टिंग क्वाइट अ बिट. अब उसी में हम, मतलब मुझे नहीं लग रहा था वेरी ऑनेस्टली कि हम पूरा अमाउंट रेज कर पाएंगे. मुझे लगा चलो ठीक है, शायद 50% 40% इस टाइम, सॉरी इस हद तक हम रेज कर लेंगे, बट नॉट द इंटायर अमाउंट. So that's all thanks to you guys for your support, and inshallah Umar bhai is going to go very very far in his journey, and thank you so much. Thank you. Thank you Umar bhai. Thank you so Khuda much. Hafiz.